Hello and welcome to Filler Form. I am Ali Makhtar, sociology teacher at Filler Form. So today we are going to complete our unit third. आज हम लोग यूनिट थर्ड को कंप्लीट कर लेंगे. सो ज्वाइन फास्ट. हम लोग 2 मिनट रुकते हैं ताकि सब लोग ज्वाइन कर लें. उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं क्लास. ज्वाइन फास्ट. गुड इवनिंग नितेश. हमारी लगातार 2 क्लासेज नहीं हो पाई और एक क्लासेज में हम लोग को थोड़ा टेक्निकल इशू था, इसलिए थोड़ा दिक्कत हुई थी. लेकिन कोई नहीं, हम लोग मैनेज करेंगे आज उसको. तो भी पिछली क्लास में हुआ था उसको आज रिपीट पढ़ाएंगे और आज हम लोग यूनिट थर्ड को ख़त्म करेंगे. एक पहला मॉक टेस्ट आप लोग का अपलोड हो गया होगा, तो आप लोग चेक कर लीजिए. एमसीक्यूज वही है और पीवाईक्यू अब जल्दी अपलोड हो जाएगा. ठीक. आप लोग को एमसीक्यूज से रिलेटेड जो भी क्वेरीज हैं वो कॉल करके पूछ लिया करिए आप लोग. ठीक है. सारे एमसीक्यूज आपको मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं मिलेगा आपको. सारे एमसीक्यूज मिलेंगे. टाइम वाइज चल रहा है हम लोग का. मॉक टेस्ट एक अपलोड हो गया होगा और हर संडे आपका क्विज होगा. तो ये सब चीज़ें आप लोग देखते रहिए. हर संडे आपका क्विज सेशन होगा और मॉक टेस्ट आपको मिल रहा होगा. मॉक टेस्ट आज एक अपलोड हो गया होगा. तो आप लोग वो मॉक टेस्ट वगैरह जो भी आपको मिल रहे हैं वो आप अटेम्प्ट करते रहिए. वो सब बहुत फ़ायदा होगा आपको उससे. ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के सेशन से. तो पहला है हमारा कास्ट सिस्टम. The caste system has been taken as an important unit under Hindu social organization. हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन में जो कास्ट सिस्टम है तो बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट मानी जाती है. ठीक. हिंदू ऑर्गेनाइजेशन में जो कास्ट सिस्टम है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट मानी जाती है. It has been also taken as an extremely strange system. ये स्ट्रेंथ सिस्टम किसको कहते हैं, जो मतलब किसी और सोसाइटी में ना पाया जाता है. ठीक. उसी को स्ट्रेंथ सिस्टम कहा जाता है. एक्सट्रीमली स्ट्रेंथ सिस्टम वेयर सोसाइटी इज स्ट्रेटिफाइड थ्रू सेगमेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी. तो कास्ट में क्या होता है, सेगमेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी होता है. सारे लोग अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होते हैं. वेयर ब्राह्मण्स एंड क्षत्रियास रिमेन एट द टॉप ऑफ द सोशल लेडर. तो ब्राह्मण और क्षत्रिय जो होते हैं वो टॉप पे होते हैं और जो वैश्य और शूद्रास होते हैं वो
वैश्य मिडल के होते हैं और शूद्रा जो है वो लोअर लेवल में होते हैं। सबसे नीचे स्तर पे जो डिवीजन ऑफ लेबर में या डिवीजन ऑफ सोसाइटी में जो सबसे नीचे स्तर पे होते हैं वो कौन होते हैं? शूद्राज। ऑक्यूपेशन, social relationship, station, status, and the role of each caste under this system has been laid by birth as per their caste. इनकी ऑक्यूपेशन क्या होगी, सोशल रिलेशनशिप क्या होगी, इनका स्टेटस क्या होगा, रोल क्या होगा, ये सब चीज़ें जो भी सोसाइटी में चीज़ें होती हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे एक आदमी से रिलेटेड सोसाइटी में क्या चीज़ें होती हैं, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, उसका सोशल रिलेशनशिप क्या है, उसका स्टेटस क्या है, या उसका रोल क्या है सोसाइटी में। तो ये सब जो है बाई बर्थ कास्ट सिस्टम में जो है वो अचीवमेंट के बेस पे नहीं होता है, बल्कि बाई बर्थ ये चीज़ें डिसाइडेड होती हैं। ठीक, अगर एक ब्राह्मण फैमिली में एक बच्चा पैदा होता है तो उसका कास्ट जो है, उसका जो ऑक्यूपेशन होगा वो प्रीचिंग होगा। ठीक, रिलीजियस प्रीचिंग जो भी होती है वो, उसका सोशल रिलेशनशिप जो होगा वो बहुत हाई स्टेटस वाले लोगों से होगा, हाई स्टेटस होगा उसका, और उसका जो रोल होगा सोसाइटी में वो भी हाई रोल होगा। तो इस तरह से बाई बर्थ डिसाइडेड होता है, उसके अचीवमेंट के बेस पे नहीं होता है, बल्कि बाई बर्थ कास्ट में ये चीज़ें डिसाइड होती हैं। ठीक, दिस काइंड ऑफ सोशल सिस्टम इज फाउंड ओनली इन द हिंदू कास्ट सिस्टम। इस तरह की सोशल सिस्टम जो है वो सिर्फ हिंदू कास्ट सिस्टम में ही पाया जाता है। कास्ट विद इन दिस सिस्टम हैज द फीलिंग ऑफ सुपेरियरिटी एंड इन्फीरियरिटी। ठीक, हिंदू सिस्टम में जो कास्ट कास्ट सिस्टम में जो फीलिंग है वो सुपेरियरिटी और इन्फीरियरिटी होती है। सुपेरियरिटी किसकी है? जो ब्राह्मण होंगे, क्षत्रियाज होंगे, वो अपने आप को सुपेरियर मानते हैं, अपने आप को हाई स्टेटस वाला मानते हैं, लेकिन जो वैश्य या शूद्र हैं वो अपने आप को लोअर स्टेटस वाला मानते हैं। ठीक, इस तरह से एक फीलिंग डेवलप हो जाती है, एक भावना डेवलप हो जाती है कि कैसे कोई आदमी सुपेरियर है एक क्लास में और कौन इन्फीरियर है। सृष्टि पूछ रही है कि कितने थिंकर्स पढ़ना है। देखिए, मैं इसका जवाब दे दे रहा हूँ। थिंकर्स हमने 26 पढ़े हैं, ठीक है, ऑल दो 26 थिंकर्स आपके सिलेबस में हैं, लेकिन और जो एक्स्ट्रा थिंकर्स हमको पढ़ने हैं वो यूनिट वाइज हम लोग पढ़ते जाएंगे, और नहीं होगा तो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा थिंकर पे भी थोड़ा बहुत मैं डिटेल ला के लास्ट में आपको एक दो क्लास करवा दूंगा, उसकी टेंशन नहीं लेना। ठीक है, जब हमारी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी तो जो एक्स्ट्रा थिंकर्स हैं, वैसे तो हमको 26 मेन थिंकर्स को पढ़ना है, ठीक है, जो बाकी एक्स्ट्रा थिंकर्स हैं उनके एक दो कॉन्सेप्ट ही आते हैं एग्जाम में। ठीक, तो अगर बाकी जो एक्स्ट्रा थिंकर्स हैं 10-15 जो भी होंगे, उनको मैं एक क्लास या दो क्लास में करा दूंगा लास्ट में। ठीक, और सेकंड चीज़ जो है वो मतलब, हाँ, हम लोगों के लिए ही अच्छा होगा वो चीज़, ये कि मतलब लास्ट के 5 मिनट में ये सब जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाएंगे। इससे रिलेटेड अगर अभी जो टॉपिक चल रही है उससे रिलेटेड अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो आप लोग पूछ सकते हैं, वो बेस्ट है कि अब मतलब अभी नहीं समझ में आ रहा है अभी पूछ लिया। लेकिन जो और अदर्स क्वेश्चन है वो सब जो है आप अगर 5 मिनट, लास्ट के 5 मिनट में पूछेंगे, थोड़ा सा मतलब फ्लो जो होता है हमारा वो रुकेगा नहीं। इंडियन थिंकर्स की पूरी एक सब यूनिट दी हुई है, हमने पढ़ा है इंडियन थिंकर्स को। जीएस घुरे हैं, एमएन श्रीनिवास हैं, ये सब इंडियन थिंकर ही तो होते हैं जो हम लोग पढ़े हैं। इरावती कर्वे हैं, और आर के मुखर्जी हैं, एन के गांधी हैं, बी आर अम्बेडकर हैं, इन सबको हमने पढ़ा है। इंडियन थिंकर्स की एक सब यूनिट है, तो इंडियन थिंकर को तो पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, और अगर रिलेटेड क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप लोग, अगर नहीं रिलेटेड है तो लास्ट के 5 मिनट में देता हूँ, उसमें आप लोग पूछ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। Caste within this system has the feeling of superiority and inferiority. The entire social system of Hindu society has been controlled by the caste system. तो पूरा सिस्टम जो है हिंदू सोसाइटी का वो कास्ट सिस्टम के जरिए ही कंट्रोल होता है। अच्छा, एक अनाउंसमेंट मुझको याद आ गया, पहले हो सकता है भूल जाऊँ मैं।
अभी अनाउंस कर दे रहा हूँ, अब जो है आप लोग जो नोट्स हैं उसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। पहले जो है नोट्स की पीडीएफ आप लोग डाउनलोड नहीं कर सकते थे, लेकिन अब जो है यू कैन डाउनलोड द पीडीएफ। ये सिस्टम आ गया है ऐप के अपडेट में। अगर आपके उसमें नहीं आ रहा है तो आप ऐप को अपडेट कर लीजिए तो आ जाएगा। कभी भी ऐप का अपडेट आप लोग जो है 10-15 दिन में एक बार देख लिया करिए प्ले स्टोर पे कि ऐप का कुछ अपडेट आया या नहीं। अगर अपडेट नहीं करेंगे ना तो बहुत सारे अनाउंसमेंट होते हैं या बहुत सारे फीचर्स नए नए ऐड होते हैं, क्योंकि अभी जो है फिलर फॉर्म जो है एक नया प्लेटफॉर्म है, तो हम लोग धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहे हैं और उसमें आप लोग का कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक, क्योंकि बगैर कोऑपरेशन के स्टूडेंट टीचर के कोऑपरेशन के कुछ नहीं होता। तो हमने वो फीचर अभी मतलब इंट्रोड्यूस कर दिया है। अगर किसी के ऐप में नहीं आता है तो सबसे पहले उसको क्या करना है, अपडेट करना है अपने ऐप। अपडेट करने के बाद आ जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता है तो आप कॉल कर सकते हैं। ठीक? आप इस नंबर पे कॉल कर लें, मैसेज कर लें, जो भी हो। अभी आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप लोग पेड स्टूडेंट हैं, सो ऐसे स्टूडेंट तक पीडीएफ ना पहुंचे जो मतलब अनपेड हो, क्योंकि उसमें आप लोग का फिर नुकसान है। मेरा तो मतलब उसमें कुछ नहीं, मैंने तो पीडीएफ दे दिया। ठीक, सो पेड होने का कुछ तो बेनिफिट होना चाहिए आपको, तो ये चीज़ आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो मतलब जो जो भी मतलब जो पेड क्लासेस में नहीं है उनको आप पीडीएफ ना शेयर करें। हाँ, प्रिंट आउट भी निकल सकता है, पीडीएफ डाउनलोड करके आप लोग प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, बट डोंट शेयर द पीडीएफ। शेयर नहीं करना है आपको, क्योंकि कुछ तो बेनिफिट होना चाहिए पेड स्टूडेंट और अनपेड स्टूडेंट के बीच में, कुछ तो डिफरेंसेस होना चाहिए। ठीक, क्योंकि हमारी यूट्यूब पे भी क्लासेस होने वाली है, लेकिन अब वहाँ पे हम लोग वो सारी चीज़ें नहीं प्रोवाइड कर सकते जो पेड स्टूडेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक, अब मैंने बोला कि अगर ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप पहले क्या करेंगे, ऐप को अपडेट करेंगे, उसके बाद आप लोग बताएंगे कि आ रहा है या नहीं। ठीक, तो क्लास के बाद आप लोग एक बार प्ले स्टोर में जाकर देख लें कि फिलर फॉर्म का कुछ अपडेट आया है। अगर ऐप के अपडेट आए तो आप ऐप को अपडेट कर लीजिए पहले। ऐप के अपडेट करने के बाद अगर आ जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता है तो आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, अभी आज इंट्रोड्यूस हुआ है ये चीज़, तो आप अपडेट पे चले जाएं, अपडेट में मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो कल तक इंतजार कर लीजिए आप लोग। नहीं होता है तो कल एक बार और पूछ लीजिएगा, मुझसे ही पूछ लीजिएगा या कॉल कर लीजिएगा। वैसे आ जाएगा, क्योंकि हम लोग को बताया गया है कि वो आप फीचर्स आ चुके हैं, आप लोग स्टूडेंट को बता सकते हैं। ठीक है। पब्लिक जी बताइए। कुछ बोल रही हैं आप, लेकिन सर प्लीज़ आप लिख के मुझसे मुझको क्या समझ में आ रहा है। ओके, जल्दी पूछिए अगर कुछ पूछना है, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट पे पढ़ते हैं। मैं तो पूरा हिंदी में ही बोलता हूँ, इससे ज़्यादा हिंदी क्या बोलूँ। ठीक है, मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ। हिंदी पढ़ने में क्या है ना, मुझको खुद प्रॉब्लम होती है हिंदी पढ़ने में। ठीक, तो हिंदी पढ़ते वक्त मैं थोड़ा सा मतलब अब बहुत सारे वर्ड्स ऐसे आते हैं जो मेरे लिए मतलब टफ हो जाते हैं। बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं जो मेरे लिए टफ हो जाते हैं हिंदी में पढ़ाने के लिए, तो हिंदी पढ़ना थोड़ा सा मेरे लिए वो हो जाता है। वैसे तो मैं ये बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब हिंदी ही बोलता हूँ, बस खाली कॉन्सेप्ट को इंग्लिश में बताता हूँ।
हाँ देखता हूँ, कोशिश करूंगा मैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। दूसरा है ओपन वर्सेस क्लोज सिस्टम। ओपन वर्सेस क्लोज सिस्टम। ठीक, ओपन वर्सेस क्लोज सिस्टम क्या है? ये आपको कास्ट और क्लास के बीच का डिफरेंस बता रहा है। ठीक, कास्ट जो होती है वो क्लोज सिस्टम होती है, यानी कि जो जात होती है वो बंद सिस्टम होती है। बंद सिस्टम किसको कहते हैं? बंद सिस्टम कहते हैं कि उस चीज को जो बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड हो, बहुत ही स्ट्रिक्ट फॉर्मूले पे चलती हो, स्ट्रिक्ट रूल्स पे चलती हो, उसको कहा जाता है बंद सिस्टम। या ओके, ठीक है, कोशिश करता हूँ। सो बंद प्रणाली जो होती है, यानी कि जो क्लोज सिस्टम ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होता है, is one in which status is ascribed from birth। तो क्लोज सिस्टम यानी कि बंद सिस्टम में आपको अगर पूछे कि बंद सिस्टम या क्लोज सिस्टम क्या होता है, तो बंद सिस्टम ये होता है कि जहाँ पे जो भी मतलब स्टेटस होता है वो कैसे मिलता है? स्टेटस आपका जो मिलता है वो बाई बर्थ, यानी कि जन्म से आपको एक आपका स्टेटस क्या होगा, आपकी समाज में क्या वैल्यू होगी, वो जो है आपका जन्म से ही निर्धारित होता है। यानी कि आपका जो बर्थ है उससे ही आपको डिसाइडेड होता है कि आपका सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या होगा। इन अ क्लोज सिस्टम देयर इज अ लिटिल और नो सोशल मोबिलिटी। और क्लोज सिस्टम में मोबिलिटी नहीं होती। मोबिलिटी क्या क्या कहते हैं? गतिशीलता जिसको कहते हैं। ठीक, गतिशीलता। तो जाति के बेस पे जो जाति आधारित समाज होते हैं वो कभी भी मोबिलिटी को अलाउ नहीं करते। मोबिलिटी मतलब आप एक कास्ट से दूसरी कास्ट में चले जाए। ठीक, आपको अच्छा नहीं लग रहा है कि आप शूद्र हैं, तो आपने क्या कर लिया कि आज से मैं ब्राह्मण हूँ। ऐसी मोबिलिटी पॉसिबल नहीं होती। ठीक, इसी को कहा जाता है बंद सिस्टम। और कास्ट सिस्टम जो होता है वो क्लोज सिस्टम के बेस पे, यानी कि बंद सिस्टम के बेस पे ही होता है। ओपन सिस्टम यानी कि खुला सिस्टम जो होता है, खुली प्रणाली जिसको कहते हैं। एन ओपन सिस्टम ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज वन इन विच स्टेटस इज अचीव। अब यहाँ पर दो डिफरेंसेस मैंने बताए थे। क्लोज सिस्टम में क्या है? पहला जो है वो बाई बर्थ आपका स्टेटस एस्क्राइब्ड होता है, मतलब जन्म से ही आपका आपके समाज में क्या स्थिति होगी वो बता दिया जाता है। आपका जो जन्म हुआ, जिस बेस पे, जिस कास्ट में आपका जन्म हुआ, उसी के बेस पे आपको आपकी स्थिति क्या होगी समाज में, ये डिसाइडेड होती है। मतलब कि बाई बर्थ आपका जो स्टेटस होता है वो डिसाइडेड होता है। ठीक, दूसरा मैंने बताया था कि सोशल मोबिलिटी पॉसिबल नहीं होती है कास्ट सिस्टम में। बंद सिस्टम में सोशल मोबिलिटी पॉसिबल नहीं होती है। ठीक, सोशल मोबिलिटी मतलब गतिशीलता जो है वो पॉसिबल नहीं होती है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि अगर कोई शूद्रा है, वो सोच रहा है कि यार मैं शूद्रा नहीं रहना चाह रहा, तो मैं जो है ब्राह्मण बनना, तो ऐसा मोबिलिटी पॉसिबल नहीं है। इसी ये सिस्टम जो क्लोज सिस्टम है वो बेस्ड होता है कास्ट सिस्टम। ओपन सिस्टम में क्या है? तो पहला जो है वो पहला काउंटर होगा। पहला काउंटर क्या था क्लोज सिस्टम में? कि बाई बर्थ आपकी स्थिति, यानी कि जन्म से ही आपकी स्थिति या आपका स्टेटस डिसाइड होता था। लेकिन इसमें ओपन सिस्टम में क्या होगा? आपकी अचीवमेंट के बेस पे ही आपका स्टेटस डिसाइड होगा। ठीक, आपकी अचीवमेंट मतलब बाई बर्थ नहीं, जो आप अचीव करेंगे उसी के हिसाब से। ठीक, आपकी योग्यता के बेस पे, योग्यता के माध्यम से आपकी स्थिति क्या है समाज में वो डिसाइडेड होती है। ठीक, एन ओपन सिस्टम ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज वन इन विच स्टेटस इज अचीव थ्रू मेरिट और इफर्ट। ठीक, तो ओपन सिस्टम में क्या है? ओपन सिस्टम ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में जो स्टेटस है वो मेरिट या इफर्ट, आप कितना योग्य हैं और कितना आप जो है मेहनत कर रहे हैं, इस बेस पे आपका सोशल स्टेटस या सामाजिक स्थिति आपकी बताई जाती है। ठीक, और इसमें जैसे कि क्लोज सिस्टम में गतिशीलता का कोई प्रबंध नहीं था, कास्ट सिस्टम में सोशल मोबिलिटी की कोई गुंजाइश नहीं थी, लेकिन ओपन सिस्टम में सोशल मोबिलिटी पॉसिबल है। सोशल मोबिलिटी क्या है? कोई गरीब है वो अलग क्लास से बिलोंग करता है, वर्किंग क्लास का आदमी जो है, अगर कोई वर्किंग क्लास का आदमी है तो वो अगर उस मतलब
किसी भी तरीके से उसके पास पैसे आ जाएं या और मतलब रिसोर्सेज उसके पास आ जाए, तो पॉसिबल है कि वो एक टाइम पे मैनेजर बन जाए किसी कंपनी का, या किसी कंपनी का ओनर बन जाए। तो इस तरह से सोशल मोबिलिटी जो है वो क्लास सिस्टम में पॉसिबल है। ओपन सिस्टम जो है वो क्लास बेस्ड होता है, और क्लोज सिस्टम जो है वो कास्ट बेस्ड होता है। खुला सिस्टम जो है वो खुदा वर्ग खुदा वर्ग यानी कि क्लास बेस्ड होता है, और बंद सिस्टम जो है वो जाति के बेस पे होता है, जाति आधारित समाज होता है, उसको क्लोज सिस्टम कहा जाता है। तो ये आपसे कई बार एनटीए में पूछा गया है कि कास्ट क्या है, क्लोज सिस्टम है या ओपन सिस्टम। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि क्लास ओपन सिस्टम है लेकिन कास्ट जो है वो ओपन सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट इज डेफिनेशन। कास्ट की डेफिनेशन क्या है? CH defined caste as when a class is somewhat strictly hereditary, we may call it a caste। मतलब पूले का जो डेफिनेशन है कास्ट का वो सिंपल है। आपका अगर क्लास जो है हेरिडेटरी है, हेरिडेटरी मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाती है। हेरिडेटरी मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होती है। CH कुली ने जाति को इस प्रकार परिभाषित किया है कि जब कोई वर्ग कुछ हद तक वंशानुगत होता है। वंशानुगत मतलब एक वंश से दूसरे वंश में आपका जो क्लास है वो ट्रांसफर हो रहा है, आपका जो वर्ग है वो ट्रांसफर हो रहा है, उसी को कहा जाता है कास्ट। कुली ने इसी को डिफाइन किया कि कास्ट इसी को कहा जाता है जब आपकी क्लास जो है हेरिडेटरी है। हेरिडेटरी कहते हैं कि आपकी फोर फादर से आपको वो क्लास आपको मिल रही है, जैसे कि आपके फादर की क्लास जो थी वही आपकी होगी, तो ये क्या है, हेरिडिटरी है। ठीक, तो अगर वंश, तो वंश के बेस पे आपकी अ, आपका वर्क डिसाइड होता है, तो उसी को कास्ट कहा है कुलीन। ठीक, कुलीन की सिंपल डेफिनेशन कि अगर कास्ट जो है वो हेरिडिटरी है तो वो क्लास जो है वो हेरिडिटरी है तो वो कास्ट कहलाएगी। ठीक, एंडरसन एंड पर्कर, एंडरसन एंड पर्कर ने क्या कहा है कास्ट के बारे में? कास्ट इज दैट एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन विच द पोजीशन ऑफ इंडिविजुअल इन द स्टेटस हायरार्की इज डिटरमाइंड बाय डिसेंट एंड बर्थ। तो ये भी कह रहे हैं कि कास्ट जो है वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें इंडिविजुअल की जो पोजीशन है वो डिटरमाइन कैसे होती है, हायरार्की के जरिए। ठीक, अब वहाँ पे उन्होंने क्या कहा था, हेरिडिटरी के जरिए होती है। इसमें पोजीशन जो है वो हायरार्की के बेस पे होती है, और वो हायरार्की कैसे डिटरमाइन होती है, वो बाई बर्थ, बाई बर्थ डिटरमाइन होती है आपकी हायरार्की क्या होती है। अगर आप ब्राह्मण में पैदा हुए तो ब्राह्मण होंगे, और आपकी हायरार्की जो है वो हाई स्टेटस वाली होगी। शूद्रा में पैदा हुए तो आप शूद्रा होंगे, और आपकी हायरार्की जो है वो सबसे लोवेस्ट स्टेटस वाली होगी। एंडरसन और पर्कर जाति सामाजिक वर्ग संगठन को वह चरम रूप है जिसमें परिस्थिति पदानुक्रम में व्यक्तियों की स्थिति वंश और जन्म द्वारा निर्धारित की जाती है। ठीक, तो ये जाति वर्ग संगठन का वो चरम रूप है, मतलब वर्ग संगठन का वो हिस्सा है जिसमें जो है आपकी स्थिति या आपकी पोजीशन क्या होगी सोसाइटी में, समाज में, वो डिसाइड होता है आपके वंश से या जन्म से। नेशन मतलब होता है वंश, मतलब आपके फादर क्या थे उसी के बेस पे आपका भी होगा, या जिसमें आप जन्मे उसी के बेस पे आपका। तो ये डेफिनेशन है पुली एंड वर्कर। नेक्स्ट इज कोलिंग्स डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी। कोलिंग्स ने कैसे कास्ट को डिफाइन किया है? Caste system is a form of social stratification which involve system of hereditary rank clause, a system of hierarchy, rank clause, endogamous strata, the member of which is ascribed and between which contact is restricted and mobility theoretically impossible। ठीक, तो वही है, इन्होंने कोलिंस डिक्शनरी में जो कास्ट को डिफाइन किया गया उसमें सारी चीजें इन्होंने डाल दी। सारी चीजें कैसे डाल दिया? ये हायरार्की के बेस पे होती है, रैंक के बेस पे होती है। ठीक, हायरार्की के बेस पे, रैंक के बेस पे होती है। ठीक, जो एस्क्राइब्ड होती है मतलब बाई बर्थ आपको मिलता है। ठीक, और
ये जो है रिस्ट्रिक्शन पैदा करता है दो लोगों के कांटेक्ट में, मतलब एक ब्राह्मण जो है वो शूद्रा से कभी कांटेक्ट में नहीं आ सकते, ठीक है? वो अनटचेबल्स माने जाते हैं और उनको जो है आप उनसे कांटेक्ट करेंगे तो आप इम्प्योर हो जाएंगे, ये माना जाता है। एंड मोबिलिटी थ्योरेटिकली इम्पॉसिबल, और मोबिलिटी जो है वो पॉसिबल ही नहीं है, थ्योरेटिकली इम्पॉसिबल था। तो कॉलिंस डिक्शनरी ने क्या किया, जो बाकी दो थिंकर्स ने बताए थे उसी को सब एक में करके बताया इस तरह। कॉलिंस डिक्शनरी ऑफ सोशोलॉजी जाति व्यवस्था सामाजिक स्तरीकरण का एक रूप है जिसमें पदानुक्रम, रैंक, पंथ, अंतर्विवाही स्तर की एक प्रणाली शामिल है। मतलब आप कास्ट के बेस पे ही, कास्ट में ही शादी करेंगे, उसी को अंतर्विवाही कहा जाता है, ठीक? मतलब दूसरी कास्ट में आप शादी नहीं कर सकते, जिसकी सदस्यता दी गई है और जिसके बीच संपर्क पर प्रतिबंधित है, और गतिशीलता सैद्धांतिक रूप से असंभव है। तो उसमें गतिशीलता जो है वो असंभव है, मतलब गतिशीलता जो है वो पॉसिबल नहीं होती, ठीक? मोबिलिटी जो है वो इम्पॉसिबल। द ओरिजिन ऑफ द टर्म कास्ट एंड कास्ट सिस्टम, कास्ट और कास्ट सिस्टम का टर्म जो है वो कैसे ओरिजिन में आया, तो ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है? ऐसा नहीं है मतलब नहीं पूछा गया है, कई बार आपके एग्जाम में ये चीज़ें पूछी गई हैं कि कास्ट का जो वर्ड है उसकी ओरिजिन कैसे हुई। तो ये दोनों लोगों के लिए सेम होगा, ठीक है? हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए सेम होगा कि मतलब कास्ट का वर्ड जो है, जाति का जो वर्ड है, शब्द है, वो कहाँ से आया। द टर्म कास्ट इज ड्राइव फ्रॉम द स्पेनिश वर्ड कास्टा। तो ये जो है कहाँ से आया था, स्पेनिश वर्ड कास्टा से आया था, जिसका मतलब है ब्रीड और लीनियज, जिसका मतलब है नस्ल या वंश, जिसका मतलब है नस्ल या वंश, ब्रीड या लीनियज। तो आपको सिंपल ये याद रखना है कि ये एक स्पेनिश वर्ड था कास्टा, जिससे कास्ट लिया गया, और उसका मतलब ब्रीड एंड लीनियज है, या हिंदी वाले याद रखने की नस्ल या वंश है, जिसका मतलब नस्ल या वंश है, ठीक? तो ये आपको याद रखना, ये कई बार पूछा गया है और पूछ सकता भी है। तो कास्ट सिस्टम कहाँ से ड्राइव हुआ, कास्ट वर्ड कहाँ से ड्राइव हुआ, और उसका क्या मतलब होता है, दोनों चीजें आपको याद। The Portuguese used the term caste first to denote the division in the Indian caste system. तो पोर्टुगीज जो थे, यानी पुर्तगालियों ने भारतीय जाति व्यवस्था में विभाजन के निरूपित करने के लिए सबसे पहले जाति शब्द का प्रयोग किया। तो इन्होंने कास्ट सिस्टम को समझने के लिए जो मतलब फर्स्ट टू डिनोट द डिवीजन इन द इंडियन कास्ट सिस्टम, इंडियन कास्ट सिस्टम में जो डिवीजन था उसको पोर्टुगीज ने कैसे यूज किया, कास्ट कहकर, उन्होंने कास्ट कहकर यूज किया। जो भी डिवीजन था उसको समझने के लिए उन्होंने नाम क्या दे दिया, कास्ट। द संस्कृत वर्ड ऑफ कास्ट इज वर्ना। संस्कृत वर्ड जो है वो कास्ट का क्या है, वर्ण है। जाति के लिए संस्कृत शब्द जो है वो वर्ण है, वर्ण, ठीक? जो मनुस्मृति में है, ये भी आपको याद रखना है कि ये आपको कहाँ पर मिलता है। तो संस्कृत वर्ड जो कास्ट का है वो वर्ण है, ठीक? ये भी आपको याद रखना है। विच मीन्स कलर, वर्ण का क्या मतलब होता है, कलर यानी कि रंग। तो इससे क्या समझ में आया, अगर वर्ण मतलब रंग होता है यानी कि रंग के बेसिस पे सारे लोगों को डिवाइड किया गया, रंग के बेसिस पे ही सारे लोगों को डिवाइड किया गया। कलर in the original form of caste signifies the basis of division along with occupation, ठीक? तो यही कलर जो है डिसाइड करता है डिवीजन को, मतलब कि जो विभाजन है समाज का, कास्ट का जो विभाजन है तो इसी बेस पे, रंग के बेस पे है, यानी कि कलर जो है वो बेस है डिवीजन का, और
ऑक्यूपेशन का, मतलब आपका जो कलर है उसी पे आपको डिवीजन बताया जाएगा कि आप किस डिवीजन से संबंध रखते हैं, और फिर उस डिवीजन का ऑक्यूपेशन डिसाइड करते हैं। ठीक। The origin of this caste system in Nepalese and Indian society related to the Chaturvarna system of Hindu philosophy। तो चतुर्वर्णा सिस्टम हमको सिंपली पढ़ना है, जो बेसिस था नेपाली और इंडियन सोसाइटी में कास्ट सिस्टम का। ठीक है, तो ये भी हिंदी वालों के लिए भी सेम है कि चतुर्वर्ण प्रणाली से कास्ट सिस्टम का एवोल्यूशन कैसे हुआ, या उसमें नेपाली और इंडियन सोसाइटी में कास्ट सिस्टम का कैसे डेवलपमेंट हुआ, ये चतुर्वर्ण से डिसाइड होता है। चतुर्वर्ण किसको कहते हैं? चतुर मतलब होता है चार, और वर्ण मतलब रंग। ठीक, चार रंग यानी कि चार तरह के डिवीजन हुए। चतुर मीन्स फोर, चार। Chaturvarna doctrine explained the Hindu society was divided into four varna। चतुर्वर्णा क्या कहता है कि हिंदू जो सोसाइटी है वो चार वर्णा में डिवाइडेड है, यानी कि हिंदू जो सोसाइटी है, हिंदू समाज जो है वो चार मुख्य वर्णों में विभाजित किया गया था। ठीक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, तब किस किस में विभाजित किया गया था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। तो ये चार पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। हाँ, चतुर्वर्ण इसीलिए इसको कहा जाता है। द वर्ना सिस्टम विच was prevalent during the Vedic period was mainly based on the division of occupation and labor। तो जो वर्ना सिस्टम था वैदिक पीरियड में, वो किस बेस पे था? वो ज़्यादातर ऑक्यूपेशन और लेबर के बेस पे ही था। ऑक्यूपेशन मतलब आपका व्यवसाय क्या है और आप क्या काम करते हैं, इस बेस पे आपका डिवीजन था। तो वैदिक पीरियड में जो डिवीजन था वो इसी बेस पे था, आपका ऑक्यूपेशन और लेबर के बेस पे। वैदिक काल में प्रचलित वर्ण व्यवस्था मुख्य रूप से व्यवसाय और श्रम के विभाजन पर आधारित, मतलब आपका व्यवसाय क्या होगा और श्रम यानी कि लेबर जो है वो क्या क्या काम करेंगे। लेबर है तो लेबर तो कोई भी काम कर सकता है, लेकिन चतुर्वर्ण में यानी कि वर्ण सिस्टम में ये भी बताया जाता था कि अगर कोई लेबर है तो पहले ये देखा जाएगा कि वो किस जाति से संबंध रखता है। अगर किसी जात से संबंध रखता है तो उसी की जात से रिलेटेड जो उसका लेबर है यानी कि जो उसका काम है वही कर सकता है, और अलग से कोई काम नहीं कर सकता। The caste system therefore has its origin in the Varna system। caste system जो है अपना जो origin रखता है वो Varna system से ही रखता है। Next is the Portuguese applied the term caste to the class of people in Nepal and India or Hindu society। It is known by the name of जात और जाति। तो इन्होंने जो मतलब क्लास था अलग अलग, पहले मतलब कास्ट का वर्ड नहीं कोई यूज करता था ना, पोर्टुगीज ने पहली बार यूज किया कास्ट का वर्ड, तो उन्होंने क्या नाम दिया? जो नेपाल और इंडियन में अलग अलग क्लासेस थी, क्लास के बेस पे डिवीजन था कास्ट में, तो कास्ट को क्लास का कह दिया गया। इन्होंने क्या किया? कास्ट का वर्ड यूज किया और उसको नाम दिया जात या जाति। जात या जाति। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कास्ट। कास्ट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमको पढ़ना है। कास्ट एज अ हायरार्कियल डिवीजन ऑफ लेबर। तो हमको पता है कास्ट जो है वो हायरार्कियल डिवीजन ऑफ लेबर है। हायरार्कियल डिवीजन ऑफ लेबर मतलब हायरार्कियल डिवीजन ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी या लेबर दोनों कह सकते हैं। तो कास्ट जो है वो हायरार्कियल डिवीजन ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी को ये हायरार्की में डिवाइड करता है। ब्राह्मण अलग होंगे, क्षत्रिय अलग होंगे, इस तरह से जो ये वैश्य अलग होंगे, शूद्र अलग होंगे। तो ये सोसाइटी को ही हायरार्की में डिवाइड कर देता है।
कास्ट का पहला फीचर या पहली कैरेक्टरिस्टिक्स ये है। कास्ट एज अ सेगमेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी। कास्ट जो है सेगमेंट में डिवाइड करता है सोसाइटी। तो हायरार्की में डिवाइड करता है। हायरार्की मतलब किसी को टॉप पे रखता है, किसी को लो पे रखता है। सेगमेंट का क्या मतलब, दोनों में वर्ड में, मतलब दोनों वर्ड में क्या फर्क है ये मैं बता देता हूँ। तो हायरार्की में क्या है, किसी को अपर लेयर में रख रहा है और किसी को लोअर लेयर में रख रहा है। अपर और लोअर है तो ये क्या हो जाएगा, हायरार्कियल हो जाएगा, ठीक। और सेगमेंटल मतलब अलग अलग पार्ट से, ब्राह्मण अलग है, क्षत्रिय अलग है, मतलब कई टुकड़े करते हैं सोसाइटी। तो उस टुकड़ा, एक एक टुकड़ा जो है वो सेगमेंट कहलाता है, ठीक। रिस्ट्रिक्शन ऑन फूड हैबिट्स। फूड हैबिट पर रिस्ट्रिक्शन है। ब्राह्मण जो है वो नॉन वेज नहीं खा सकते। शूद्रा जो है वो वेज खा सकते हैं, नॉन वेज भी खा सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों के रिस्ट्रिक्शन थे, जैसे घी नहीं खा सकते, सोना नहीं यूज कर सकते। इस तरह की बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन थे, फूड हैबिट्स थे बहुत सारी चीज़ों के, ठीक। तो रिस्ट्रिक्शन क्या होता है, फूड हैबिट में रिस्ट्रिक्शन होता है, ये भी कास्ट सिस्टम का एक फीचर है। रिस्ट्रिक्शन ऑन सोशल रिलेशंस। सोशल रिलेशन जैसे कि मैरिज वगैरह जो है आप, उसमें भी रिस्ट्रिक्शन होता था। आप विद इन कास्ट मैरिज करेंगे, आउटसाइड कास्ट आप नहीं कर सकते मैरिज। रिलेशनशिप भी आप जो है उन्हीं से रख सकते हैं जो मतलब आपके स्टेटस से रिलेटेड हो। जैसे कि एक ब्राह्मण जो है वो शूद्रा शूद्रा से कभी भी रिलेशनशिप नहीं रख सकता, एक तरह का रिस्ट्रिक्शन होता है। सोशल एंड रिलीजियस डिसेबिलिटीज ऑफ सर्टेन कास्ट। तो किसी कास्ट को जो है ये सोशल और रिलीजियस डिसेबिलिटीज प्रोवाइड करता है। डिसेबिलिटीज मतलब जो कमी, मतलब थोड़ा बहुत जो है उसको क्या कहते हैं, कम आंकता हो, उसी को रिलीजियस डिसेबिलिटीज कहा जाता है। जैसे कि शूद्रा जो है उनको बहुत सारी डिसेबिलिटीज से झेलना पड़ा था, ठीक। बहुत सारी अक्षमताएं उनके साथ जुड़ी हुई थी, ठीक। मतलब आप ये नहीं कर सकते, ये सब सारी चीजें। सिविल एंड रिलीजियस प्रिविलेज ऑफ सर्टेन कास्ट। अब जो ब्राह्मण और क्षत्रिय थे, इनको प्रिविलेज, विशेष अधिकार दिया जाता, ठीक। ये भी कास्ट सिस्टम का एक कैरेक्टरिस्टिक है कि कुछ कास्ट को विशेष अधिकार दिया जा रहा है और कुछ कास्ट को डिसेबल ही बना दिया जा रहा है, मतलब उनके साथ बहुत सारी डिसेबिलिटीज यानी डिस्क्रिमिनेशन बहुत सारे हो रहे हैं। रिस्ट्रिक्शन ऑन ऑक्यूपेशनल चॉइस। ऑक्यूपेशनल चॉइस में रिस्ट्रिक्शन है, ये हमने जब से क्लास शुरू हुई है तब से पढ़ रहे हैं कि ये बाय बर्थ डिसाइड होता है, ठीक है। बर्थ आपका जब जिस जात में आपका बर्थ हुआ, जिस जात में आपका जन्म हुआ, उसी जात के ऑक्यूपेशन को, उसी जात के जो व्यवसाय हैं उसी को आप मानेंगे और उसी को फॉलो करेंगे। आप अपने क्षमता के हिसाब से कोई भी ऑक्यूपेशन या कोई भी व्यवसाय चूज नहीं कर सकते। रिस्ट्रिक्शन ऑन मैरिज। मैरिज पे रिस्ट्रिक्शन होता है, विद इन कास्ट मैरिज करना है, आउटसाइड गोत्रा मैरिज करना है। तो ये सब चीज़ें जो है कास्ट सिस्टम में होती हैं। ये सारे फीचर हैं कास्ट सिस्टम के, ये सारे फीचर्स हैं कास्ट सिस्टम के। नेक्स्ट इज सोशल क्लास। सोशल क्लास क्या है? A social class is a group of people of similar status, rank और common characters। मतलब सोशल क्लास क्या है? एक क्लास को सोशल क्लास कैसे कहेंगे? जब उस क्लास में जितने मेंबर हैं, उस क्लास के जो मेंबर हैं, उनका स्टेटस सेम हो, उनकी रैंक सेम हो, और उनके बीच में कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक हों, जैसे कि लाइफ स्टाइल, उनकी लाइफ स्टाइल एक जैसी हो, तो उसको एक सोशल क्लास कहा जाता है। कॉमनली शेयरिंग सिमिलर लेवल ऑफ पावर एंड वेल्थ। और उनके पास सिमिलर लेवल ऑफ पावर मतलब एक की पावर जितनी है उससे रिलेटेड, थोड़ा बहुत कम हो सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा कम नहीं हो सकता, ठीक। सिमिलर लेवल ऑफ पावर हो, वेल्थ हो, पैसे अच्छे खासे हो, मतलब सबके पास बराबर पैसे हो लगभग, ठीक। तो वो एक क्लास हो जाता है, ठीक। बहुत बराबर पैसे हों, कम हो ज़्यादा हो लेकिन बराबर, ठीक। तो ये सोशल क्लास कहलाता है। तो सोशल क्लास क्या है कि जिसमें मेंबर्स जो हैं सोशल क्लास के, उनका स्टेटस सेम होता है, उनकी रैंक सेम होती है, और एज वेल एज उनकी कैरेक्टरिस्टिक सेम होती है, लाइफ स्टाइल सेम होती है, और वो पावर शेयर करते हैं, कॉमनली सिमिलर पावर शेयर करते हैं और सिमिलर वेल्थ शेयर करते हैं, ठीक।
तो एक सामाजिक वर्ग समान स्थिति में रैंक या समान विशेषताओं अर्थात जीवन शैली के लोगों का एक समूह है और आमतौर पर शक्ति और धन के समान स्तर साझा करता है। ठीक, जो शक्ति और धन का समान स्तर साझा करता है उसको सामाजिक वर्ग कहा जाता है। ठीक, the idea of social class is more used in sociology, denoting a kind of social stratification than anything. ठीक, तो सोशोलॉजी में जो सोशल क्लास यूज किया जाता है वो एक स्ट्रेटिफिकेशन को बताने के लिए किया जाता है। ठीक, और बाकी किसी चीज के लिए नहीं किया जाता। सामाजिक वर्ग का विचार किसी भी चीज की तुलना में एक प्रकार के सामाजिक स्तरीकरण को दर्शाने वाले समाजशास्त्र में अधिक उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो स्तरीकरण को बताने के लिए समाज में सामाजिक वर्ग का शब्द इस्तेमाल किया जाता है। The idea of social class is more used in sociology, denoting a kind of social stratification than anything. Society is divided into various classes. Society अलग अलग क्लासेस में डिवाइड है। ठीक, अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, पीजेंट क्लास, वर्किंग क्लास, इन सब में डिवाइडेड है सोसाइटी। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं कैसे कैसे डिवाइड है। So according to Gideon, a class is large-scale group of people who share common economic resources with which strongly influence the type of lifestyle they are able to live. मतलब कि गिडेंस की अकॉर्डिंग क्या है, क्लास क्लास एक लार्ज स्केल ग्रुप ऑफ पीपल है, ग्रुपिंग ऑफ पीपल है जो कॉमन इकोनॉमिक रिसोर्सेज शेयर करते हैं। मतलब सारे लोगों के पास जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज है वो सेम आर्थिक संसाधनों को साझा करते हैं। मतलब एक जैसे आर्थिक संसाधन है उनके पास, उसको क्लास कहा जाता है। ठीक, विच स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस द टाइप ऑफ लाइफ स्टाइल, जिससे उनकी लाइफ स्टाइल जो है वो चेंज होती है। जिसके पास जितना पैसा उसके पास उसी हिसाब की लाइफ स्टाइल होगी। कम पैसा है तो कम पैसे वालों की तरह लाइफ स्टाइल होगी। Horton and Hunt writes a social class is defined as a stratum of people of a similar position in the social status continuum. मतलब हर्टन एंड हंट ने कैसे डिफाइन किया, एक सामाजिक वर्ग को सामाजिक स्थिति सातत्य में समान स्थिति के लोगों के एक स्तर के रूप में परिभाषित किया गया। ठीक, सोशल क्लास इज डिफाइंड एज अ स्टेटम ऑफ पीपल ऑफ सिमिलर पोजीशन। एक जैसे पोजीशन वाले लोगों को अगर एक स्टेटम मतलब एक पार्ट्स में रखा जाए उसको क्या कहा जाता है, सोशल क्लास कहा जाता है। ये हर्टन एंड हंट का कहना है। उसके बाद आता है गिन्सबर्ग। गिन्सबर्ग ने क्लास को कैसे डिफाइन किया है, अ क्लास इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल who through common descent, the similarity of occupation, wealth and education, income to have a similar stock of ideas, feeling, एटीट्यूड एंड फॉर्म्स ऑफ बिहेवियर्स। तो गिन्सबर्ग का कहना है कि अगर सिमिलर चीज़ें हैं, सारी चीज़ें सिमिलर हैं, उनके ऑक्यूपेशन सिमिलर है, वेल्थ सिमिलर है, उनके एजुकेशन सिमिलर है, उनकी इनकम सिमिलर है। ठीक, और सिमिलर स्टॉक है, स्टॉक ऑफ आइडियाज है, फीलिंग है, वो सब चीज़ें अगर सिमिलर है तो उसी को सोशल क्लास कहा जाता है। ठीक, गिन्सबर्ग के अनुसार एक वर्ग व्यक्तियों का एक समूह जो समान वंश, व्यवसाय, धन और शिक्षा की समानता के माध्यम में विचारों, भावनाओं, दृष्टिकोणों और व्यवहारों के रूपों का एक समान भंडार होता है। ठीक, सारी चीज़ें सिमिलर होती हैं। ठीक, आपका व्यवहार क्या है, आपकी फीलिंग क्या है, ये सब चीज़ें हैं गिन्सबर्ग ने डिफाइन किया है। कार्ल मार्क्स ने क्या डिफाइन किया है क्लास को, a social class has all those people who share a common relationship to the means of economic production। मतलब इकोनॉमिक मीन्स ऑफ इकोनॉमिक प्रोडक्शन में कैसा रिलेशनशिप है वो अगर सिमिलर है तो वो एक क्लास कहलाती है। ठीक,
जैसे कि जो कैपिटलिस्ट हैं, कैपिटलिस्ट के अलग अलग क्लास है। अब कैपिटलिस्ट का मीन्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि मीन्स ऑफ इकोनॉमिक प्रोडक्शन से क्या रिलेशनशिप है? दे आर ओनर, तो वो ओनर है तो सारे कैपिटलिस्ट ओनर होंगे, तो इस तरह से सिमिलरिटी होती है। एक सामाजिक वर्ग उन सभी लोगों के रूप में जो आर्थिक उत्पादन के साधनों को के साथ एक सामान्य संबंध साझा करते हैं। मैकाइवर एंड पेज ने कैसे डिफाइन किया है क्लास को? A social class is any portion of the community marked off from the rest of the social class। मतलब कोई भी एक पार्ट जो है उसको उठा लीजिए और उसको जो है मार्क कर दीजिए कि ये जो है बाकी जो लोग हैं उनसे अलग है, वो क्लास कहलाता है। एक सामाजिक वर्ग समुदाय का कोई भी। नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल क्लास। नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल क्लास, तो सोशल क्लास की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? सीएन शंकर राव ने बताया है। क्लास इज अ स्टेटस ग्रुप, वर्ग एक स्थिति समूह है। मतलब ये आपका स्टेटस क्या है वो बताता है। ठीक, आप जिस क्लास में होंगे उसी क्लास का स्टेटस आपको मिलेगा। ठीक, तो कास्ट भी एक स्टेटस ग्रुप है, क्लास भी एक स्टेटस ग्रुप है, तो वर्ग एक स्थिति समूह है। क्लास इज अ मोड ऑफ फीलिंग, मतलब आप मोड ऑफ फीलिंग है एक तरह की। आप फील करते हैं कि वी फीलिंग होती है आपके। ठीक, वर्ग अनुभूति का एक तरीका है। A feeling of equality in relation to the member of one's own class। मतलब फीलिंग ऑफ इक्वलिटी। आप अब फीलिंग में क्या क्या चीजें आती हैं? फीलिंग में सबसे पहली चीज होती है कि आप जो है इक्वलिटी फील करते हैं कि सारे लोग इक्वल हैं। हमारी क्लास में जितने लोग आते हैं, क्लास मतलब जो ग्रुप बना हुआ है, ठीक, ये अपनी एजुकेशन वाली क्लास की बात नहीं करता हूँ। जो सोसाइटी में क्लासेस बने हैं, अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, ये सब चीज़ें, तो एक क्लास में पहली फीलिंग क्या होती है कि सारे लोग इक्वल हैं। ठीक, सारे लोग बराबर हैं, समानता है सारे लोगों में, ये पहली फीलिंग आती है क्लास में। सेकंड क्या है? अ फीलिंग ऑफ inferiority in relation to those who occupy the higher status in the social economic status। सामाजिक आर्थिक सातात्म्य में उच्च स्थिति पर कब्जा करने वाले के संबंध में हीनता की भावना, मतलब आप उनसे इंफीरियर फील करते हैं, अपने आप को कमतर मानने लगते हैं कि हम जो है अपर क्लास से कम है। ये भी एक तरह की फीलिंग ऑफ सुपेरियरिटी। अगर आप अपर क्लास के हैं तो आप सुपेरियरिटी की फीलिंग आपकी आती है, मतलब हम सुपेरियर हैं, तो ये भी फीलिंग आती है। तो फीलिंग कई तरीके से होती है। इट इज एन एलिमेंट ऑफ प्रेस्टीज। ये क्या है? एक एलिमेंट ऑफ प्रेस्टीज, प्रतिष्ठा का तत्व है। प्रतिष्ठा क्या होती है? प्रेस्टीज किसको कहते हैं? एक ऑनर, एक रिस्पेक्ट जो होती है, वो प्रेस्टीज कहलाती है। तो ये अगर आप अपर क्लास से हैं तो आपकी अलग एक प्रेस्टीज होगी, आप लोअर क्लास से हैं तो आपकी प्रेस्टीज अलग होगी। मोड ऑफ लाइफ स्टाइल, आपका तरीका अलग अलग होगा। अपर क्लास के हैं तो आपकी लाइफ स्टाइल अलग होगी, लोअर क्लास के हैं, मिडिल क्लास के हैं तो आपकी अलग अलग लाइफ स्टाइल होगी। इट इज़ एन ओपन ग्रुप, हमने पढ़ा कि कास्ट जो है क्लोज ग्रुप है और क्लास जो है वो ओपन ग्रुप है। ये एक खुला समूह है। इट इज़ एन इकोनॉमिक ग्रुप, ये इकोनॉमिक ग्रुप है क्योंकि इकोनॉमिक बेस पे ही कास्ट और क्लास बनती है, जबकि कास्ट जो थी वो क्या थी? वो रिलीजियस के बेस पे। ये कास्ट जो है वो इकोनॉमिक बेस पे नहीं थी, रिलीजन की बेस पे। क्लास कॉन्शियसनेस, वर्ग चेतना, यानी कि एक क्लास कॉन्शियसनेस होती है कि हम एक ही क्लास से रिलेटेड हैं, अपने क्लास के प्रति जो है चेतना होती है। वर्ग चेतना और वर्ग संघर्ष। क्लास कॉन्शियसनेस एंड क्लास स्ट्रगल। क्लास कॉन्शियसनेस होती है तो क्लास स्ट्रगल होता है, जैसा कि कार्ल मार्क्स ने कहा। तो क्लास चेतना, पहले तो आप मानते हैं कि हाँ ये हमारी क्लास से रिलेटेड है, और फिर जो है आप अपनी क्लास के लिए संघर्ष करते हैं। जैसे वर्किंग क्लास अपनी वर्किंग क्लास के लिए संघर्ष करेगा, उसके लिए यूनियन बनाए बैठे होते हैं सारे लोग। जैसे आपने आपने ऑटो यूनियन देखा हो कई सारे शहरों में। तो एक तरह की वो क्लास स्ट्रगल भी करते हैं जब कॉन्शियसनेस डेवलपमेंट होती है। तो,
नेक्स्ट इज टाइप ऑफ सोशल क्लासेस। सोशल क्लास की क्या क्या टाइप्स होती हैं। द नंबर ऑफ सोशल क्लासेस इज नॉट फिक्स नॉट बी एनी डेफिनेट बाउंड्री। तो आप ये नहीं कह सकते कि जो मैं बताने चाह रहा हूँ उतनी ही सोशल क्लासेस होती हैं। अब आप क्या क्राइटेरिया ले रहे हैं उस बेस पे अलग अलग क्लासेस होती हैं। तो आप ये नहीं कह पाएंगे कि बस इतनी ही सोशल क्लासेस होती हैं। फालतू गिडन ने जितना बताया है उतना हम लोग पढ़ते हैं। ठीक। तो आपसे अगर गिडन का सिर्फ पूछता है तो आप बता सकते हैं, ठीक है, बाकी पूछेगा नहीं। क्योंकि कोई डेफिनेट बाउंड्री नहीं है कि किस बेस पे आप कह सकते हैं कि क्लास कितनी है। ठीक, जैसे क्लास पे तो बाउंड्री थी कि हमने बता दिया कि ठीक है 4 होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य 4 होते हैं, लेकिन क्लास कितने होते हैं ये आप नहीं बता सकते। गिडन ने 4 बताया था, वो हम लोग पढ़ते हैं। और 4 जो बताया था वो वेस्टर्न सोसाइटीज के लिए बताया। तो अपर क्लास पहला जो है उच्च वर्ग है, अमीर नियोक्ता और उद्योगपति, साथ ही सीध अधिकारी, जो भी मतलब अपर क्लास में आते हैं वो ये सब लोग आते हैं। द वेल्दी मतलब जिनके पास पैसा है, एम्प्लॉयर्स जो मतलब एम्प्लॉय को एम्प्लॉयमेंट देते हैं वो एम्प्लॉयर होते हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट प्लस टॉप एग्जीक्यूटिव मतलब जो अपर स्ट्रेटा में होते हैं जैसे आईएएस पीसीएस ब्यूरोक्रेट्स, ये सब जो है टॉप एग्जीक्यूटिव में, ये अपर क्लास से संबंध रखते हैं। ये अपर क्लास के विचार। नेक्स्ट इज मिडिल क्लास। मिडिल क्लास में कौन कौन होते हैं? विच इंक्लूड्स मोस्ट वाइट कॉलर वर्कर्स एंड प्रोफेशनल। मिडिल क्लास में ज्यादातर व्हाइट कॉलर वर्कर्स एंड प्रोफेशनल्स होते हैं। व्हाइट कॉलर वर्कर एंड प्रोफेशनल होते हैं, जैसे कि डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, ये सब क्या है? व्हाइट कॉलर वर्कर्स हैं। मध्य वर्ग जिसमें अधिकांश सफेद पोष कार्यकर्ता और पेशेवर शामिल हैं। ठीक। वर्किंग क्लास में क्या क्या होते हैं? दोस्त इन ब्लू कॉलर और मैनुअल जॉब। मैनुअल जॉब में जो मतलब जो लोग इन्वॉल्व होते हैं वो ब्लू कॉलर जॉब कहलाते हैं। जैसे वर्किंग क्लास होती है वो मैनुअल जॉब करती है, मतलब जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं ये सब क्या है? मैनुअल वर्क होते हैं। तो उनको ब्लू कॉलर कहा जाता है या वर्किंग क्लास कहा जाता है। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्लास जो आती है वो पीजेंट। पीपल इंगेज इन ट्रेडिशनल टाइप ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। ट्रेडिशनल टाइप ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो किसान क्लास है वो मतलब एग्रीकल्चर की जो बहुत पुरानी परंपराएं चलती आ रही हैं उसी के हिसाब से प्रोडक्शन करते हैं। अंडर क्लास क्या है? विच इज कम्पोज ऑफ इथनिक मेजोरिटी एंड अनप्रिविलेज माइनॉरिटी। जो मतलब इथनिक मेजोरिटी या अनप्रिविलेज माइनॉरिटी के बेस पे होती है, मतलब इनके पास मेजोरिटी जो है वो बहुमत, जातीय बहुमत, मतलब इनकी जाति तो बहुमत में होती है। ठीक, लेकिन ये अल्पसंख्यक होते हैं किस बेस पे? अनप्रिविलेज होते हैं, इनको बहुत सारी चीजें नहीं मिली होती, बहुत सारे प्रिविलेज नहीं मिले होते। मेंबर ऑफ द अंडर क्लास हैव वर्स्ट वर्किंग कंडीशन। इनकी बहुत कंडीशन बहुत खराब होती है, वर्किंग कंडीशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड देन द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन। मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन के हिसाब से इनकी वर्किंग कंडीशन और लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो बहुत ही खराब होता है, उसी को अंडर क्लास कहा जाता है। इन द नेपालीज कॉन्टेक्स्ट वी कैन कीप दलित इन दिस कैटेगरी। दलित को आप अंडर क्लास की कैटेगरी में रख सकते हैं। जो जाति बहुमत और वंचित अल्पसंख्यक से बना है, अधिकांश आबादी की तुलना में निम्न वर्ग के सदस्यों के काम करने की स्थिति और जीवन स्तर खराब है। ठीक, मतलब इनके काम करने की स्थिति या जीवन स्तर जो है वो बहुत खराब होता है। नेपाली संदर्भ में हम दलितों को इस श्रेणी में रख सकते हैं। तो नेपाली या इंडियन संबंध में आप इसको रख सकते हैं, अंडर क्लास में दलित को रख सकते हैं। ठीक। तो वो आपको समझ में आ गई डिफरेंट टाइप ऑफ क्लास क्या है। नेक्स्ट इज जेंडर। नेक्स्ट क्या है? जेंडर। जेंडर और सेक्स में क्या डिफरेंसेस है? क्या आपको पता है जेंडर और सेक्स में क्या डिफरेंसेस है?
सेक्स कहते हैं, सेक्स रिफर्स टू द बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का जो बायोलॉजिकल यानी कि जैविक विशेषताएं जो होती हैं कि वो पुरुष है, महिला है, ठीक, मेल है, फीमेल है, इंटरसेक्स है, एंड इंटरसेक्स प्रोडक्टिव ऑर्गन, हार्मोन्स एंड क्रोमोसोम, मतलब उसके हार्मोन्स के बेस पे आप उसके सेक्स को डिटरमाइन करते हैं, या उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बेस पे उसके सेक्स को डिटरमाइन करते हैं। तो उस बेस पे आप किसी को मेल कह देते हैं, किसी को फीमेल कह देते हैं। अगर इस बेस पे बायोलॉजिकल बेस पे यानी कि जैविक विशेषताओं के बेस पे आप किसी को मेल फीमेल कहते हैं तो उसको सेक्स कहा जाता है। लेकिन जेंडर क्या है, ये सोशल फेनोमेना है। ये कई बार आपसे एग्जाम में पूछा है एनटीए में, जेंडर और सेक्स में क्या डिफरेंस है। जेंडर इज बेस्ड ऑन कल्चरल एंड सोशल रोल। जेंडर जो है वो कल्चरल या सोशल रोल पे होता है। कल्चरल या सोशल रोल पे मतलब औरतें खाना बनाएंगी, ये उनका जेंडर है, ठीक, जेंडर बेस्ड ऑक्यूपेशन, ठीक। मेनली एसोसिएटेड विद आइडियाज ऑफ फेमिनिटी एंड मैस्कुलिनिटी। फेमिनिटी मतलब जो मतलब महिला से रिलेटेड यानी कि महिला से संबंधित जो काम होते हैं उसको क्या कहा जाता है, स्त्री तत्व कहा जाता है, स्त्रीत्व कहा जाता है, और पुरुषत्व कहा जाता है। पुरुषत्व जो मेल से रिलेटेड यानी कि जो पुरुष से रिलेटेड, ठीक। सो मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी क्या है, जो काम है, मतलब आप अगर फीमेल हैं तो आप किस तरह से बिहेव करेंगे, क्या क्या काम करेंगे, कैसे आप लाइफ गुजारेंगे, ये सब आपका फेमिनिटी में आ जाता है। मैस्कुलिनिटी, आप मेल हैं तो आप किस तरह से क्या काम करेंगे, कैसे ज़िंदगी गुजारेंगे, कहाँ जा सकते हैं, कहाँ नहीं जा सकते हैं, ये सब चीज़ें आपकी मैस्कुलिनिटी पे आ जाती हैं। तो जेंडर क्या है, सोशल और कल्चरल फेनोमेना है, बल्कि सेक्स जो है वो क्या है, बायोलॉजिकल फेनोमेना है, जिसमें आप मेल और फीमेल डिसाइड कर देते हैं। Sex and gender can be correspond and closely related, but this is not always the case. सेक्स और जेंडर को आप एक साथ रिलेट करके देख सकते हैं, लेकिन हर हमेशा ये केस नहीं होता है। फॉर इंस्टेंस, someone who is assigned male at birth may not identify as a man or with masculinity। मतलब कोई आदमी अगर मेल पैदा हुआ तो जरूरी नहीं कि वो मेल वाले ही काम कर रहा हो, अभी वो फीमेल वाले भी काम कर सकता है। बहुत सारे लोग होते हैं, फीमेल होते हैं मेल वाले काम करते हैं, मेल होते हैं फीमेल वाले काम करते हैं। तो इस तरह से सारी चीजें बेस्ड होती हैं। सो सेक्स और जेंडर को आप अलग अलग ही समझिए। सेक्स क्या है, बायोलॉजिकल फेनोमेना है, जेंडर क्या है, कल्चरल या सोशल फेनोमेना। जेंडर आइडेंटिटी क्या है, जेंडर इज नॉट लिमिटेड टू मेन एंड वुमेन। जेंडर जो है वो लिमिटेड नहीं है कि कोई मैन है कोई वुमेन है, इससे लिमिटेड मतलब महिलाओं और पुरुषों तक संबंधित नहीं है। मतलब जिन लिंग की पहचान जो है वो सिर्फ महिला या पुरुष नहीं कह सकते, ठीक है, और भी लोग होते हैं। who have always identified as such। It is important to understand diversity in gender identity, especially in case of people who are transgender, non-binary gender, fluid and so on। बहुत सारे जेंडर होते हैं, आप सिर्फ मेल और फीमेल नहीं कह सकते किसी को, ठीक है। कुछ ट्रांसजेंडर भी होते हैं, कुछ नॉन बाइनरी भी होते हैं, और कुछ जेंडर फ्लूइड भी होते हैं, मतलब उनकी जेंडर चेंज होते रहते हैं, ठीक। इसीलिए जो है पहले क्या था, पहले आप कोई भी फॉर्म भरते थे तो वहाँ पे ऑप्शन आपको सिर्फ मेल फीमेल के ही आते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद जो है अब ये मेल फीमेल या अदर का ऑप्शन आता है, या ट्रांसजेंडर का ऑप्शन आता है, उसके बाद अदर का आता है। तो इस तरह से मतलब अब जो है जो जेंडर है वो मेल और फीमेल तक नहीं रह गया, बल्कि इन सब तक भी आ गया, ठीक। अब सिर्फ मेल और फीमेल जेंडर में ही नहीं कह सकते, लेकिन आप जो है सेक्स में मेल और फीमेल कह सकते हैं, क्योंकि वो बायोलॉजिकल फेनोमेना है। ट्रांसजेंडर क्या होता है, पीपल whose personal gender identity align with their biological sex or
सीजन मतलब उसका बायोलॉजिकल सेक्स क्या है, मतलब बायोलॉजिकल हो सकता है, बायोलॉजिकली कोई मेल हो, लेकिन जो है वो कल्चरली या सोशली जो है वो अपने आप को फीमेल मानता है, मेल है लेकिन वो अपने आप को फीमेल की तरह आइडेंटिफाई कर रहा है, तो इसी को कहा जाता है ट्रांसजेंडर। मतलब उसका जो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट था, बायोलॉजिकल जो सेक्स था, उसके अपोजिट अगर वो काम करता है तो उसको ट्रांसजेंडर कहा जाता है। While those who identify is whose identity is different from their biological sex or gender। मतलब मेरी बायोलॉजिकल आइडेंटिटी या किसी की बायोलॉजिकल आइडेंटिटी कैसे डिफाइन होती है, अगर कोई आदमी बाई बर्थ जो है उसका सेक्स जो है मेल है, तो उसकी जो आइडेंटिटी है वो मेल की होगी, ठीक। फीमेल है तो उसकी आइडेंटिटी फीमेल की होगी। अगर इसमें डिफरेंस हो कि आपका बाई बर्थ तो आइडेंटिटी अलग थी, लेकिन अभी कल्चरली या सोशली या अभी जो शो कर रहे हैं आप आइडेंटिटी वो अलग है, तो उसको ट्रांसजेंडर कहा जाता है, ठीक। जिन लोगों की व्यक्तिगत लिंग पहचान उनके जैविक सेक्स के साथ संरेखित होती है, मतलब अगर किसी की जो है पहचान, उसके जो लिंग की पहचान जो है उसकी जैविक सेक्स के साथ संरेखित होती है, मतलब उसके अपोजिट होती है, वे सिजेंडर होते वो जो है ट्रांसजेंडर होते हैं, सिजेंडर कहा जाता है उनको, वो सिजेंडर होते हैं, जबकि जिनकी पहचान उनके जैविक सेक्स से अलग होती है वो ट्रांसजेंडर होते हैं, ठीक। तो सिजेंडर क्या होता है, सिजेंडर और ट्रांसजेंडर में फर्क क्या है, दोज whose पर्सनल जेंडर आइडेंटिटी अलाइन, जिसकी मतलब अगर मैं इसको ऐसे समझा दे रहा हूँ एक एग्जांपल, मेल है और उसकी आइडेंटिटी भी मेल आइडेंटिटी है, तो इसको सीजेंडर कहलाया जाता है, तो इसको सीजेंडर कहलाया जाएगा। मेल है और उसकी पर्सनल आइडेंटिटी जो है वो फीमेल है, सेक्स के बेस पे तो मेल है, लेकिन जेंडर के बेस पे क्या है वो देखा देखा जाएगा, ठीक। सेक्स के बेस पे मेल है लेकिन जेंडर के बेस पे क्या है वो देखा जाएगा, ठीक। तो अगर मेल है और जेंडर के बेस पे वो उसकी आइडेंटिटी जो है वो फीमेल है, तो वो ट्रांसजेंडर हो जाएगा। सिजेंडर मतलब अगर सेम है तो सिजेंडर और अलग है तो ट्रांसजेंडर। जेंडर रोल इन सोशोलॉजी, सोशोलॉजी में जेंडर रोल क्या है। जॉन मोनी डिफाइंड जेंडर रोल एज, जॉन मनी ने डिफाइन जेंडर, मतलब जॉन मनी ने जेंडर रोल को कैसे डिफाइन किया है, all those things that a person says or does to disclose himself or herself as having the status of a boy or man, girl or woman। मतलब आदमी जो काम करता है, जो कहता है, ठीक, और जो स्टेटस उसका होता है एज अ बॉय गर्ल मैन, वो उसका क्या है, जेंडर रोल, ठीक। अगर एक बॉय है तो उसका जेंडर रोल अलग होगा, एक गर्ल है उसका जेंडर रोल अलग होगा, एक वुमेन है उसका जेंडर रोल अलग होगा, एक मैन है उसका जेंडर रोल अलग होगा। रोल मीन्स आपका काम क्या है, ठीक। जैसे कि अभी मैंने बताया ना, जेंडर रोल के बेस पे क्या होता है, हाउसवाइफ जो होती है वो जेंडर रोल पे बेस होती है, फीमेल ही हाउसवाइफ हो सकती है, मेल नहीं हाउसवाइफ हो सकती, तो ये क्या है, कुकिंग जो है वो जेंडर रोल है, ठीक। इस तरह से डिफाइन होती है चीज़। वे सभी चीजें जो एक व्यक्ति खुद को एक लड़के या पुरुष, लड़की या महिला की स्थिति के रूप में प्रकट करने के लिए करता है या कहता है या करता है, ठीक है। अगर कोई आदमी कुछ कहता हो अपने बॉय होने के नाते या अपने मैन होने के नाते, अपने गर्ल होने के नाते, अपने वुमेन होने के नाते, क्या कहता है और क्या करता है उस बेस पे जेंडर रोल उसी को पाएगा। Functionalists like target persons saw biological differences at the determining factor for gender role in society। मतलब टारगेट पर्सन क्या कहते हैं कि जो बायोलॉजिकल फैक्टर होता है उसी के बेस पे सोसाइटी में जेंडर रोल दिया जाता है। मतलब अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल वाले काम दिए जाएंगे आपको, मेल है तो मेल वाले काम काम दिए जाएंगे, ये टारगेट पर्सन कहते हैं। दे क्लेम दैट जेंडर रोल हैव ऑलवेज बीन सेग्रीगेटेड बाय सेक्स। ये बताते हैं
कि जेंडर रोल जो है हमेशा सेक्स से अलग ही माना गया है। ठीक। जैविक विभिन्नताओं को समाज में लैंगिक भूमिकाओं के निर्धारित कारण के रूप में देखा। उन्होंने दावा किया कि लैंगिक भूमिकाओं को हमेशा सेक्स द्वारा अलग किया गया। सेक्स के बेस पे ही जेंडर रोल दिए जाए। Feminists of 20th century started to challenge the biologically determinist idea of functioning and fought against the reinforcement of stereotypical gender roles and ideologies। तो फेमिनिस्ट ने क्या किया, इसके अगेंस्ट में बोलना शुरू किया कि सेक्स के बेस पे आप किसी को काम नहीं दे सकते। मतलब किसी को हाउस वाइफ सिर्फ इसलिए नहीं बनाया जा सकता कि वो फीमेल है। ठीक। तो फेमिनिस्ट ने 20th सेंचुरी की जो फेमिनिस्ट है वो इन्होंने उसके खिलाफ आवाज उठाया और बोला कि मतलब सेक्स के बेस पे जो उसका जेंडर है, उसका जो सेक्स है मेल फीमेल, उस बेस पे आप किसी को रोल नहीं दे सकते, जेंडर रोल नहीं दे सकते। Their main argument was that the traditional gender expectations systematically disadvantaged women and kept them in subordination। मतलब वो उनका ये मानना था कि जो ट्रेडिशनल जेंडर रोल चलता आ रहा है, जेंडर के बेस पे जो रोल दिया जा रहा है, उन्होंने वुमेन को हमेशा सबऑर्डिनेट पोजीशन पे रखा। मतलब कि मेल जो है वो ब्रेड अर्नर होंगे, मतलब पैसा कमा के लाएंगे, तो वो सुपीरियर होंगे, जबकि वुमेन जो है वो कुकिंग करेंगी तो इन्फीरियर होंगी। तो ये जेंडर रोल हमेशा जो है वुमेन को सेपरेशन में रखा है। यही आर्गुमेंट था फेमिनिस्ट ऑफ 20th सेंचुरी। ठीक। उनका मुख्य तर्क ये था कि पारंपरिक लैंगिक अपेक्षाओं ने व्यवस्थित रूप से महिलाओं को वंचित रखा है और उन्हें अधीनता रखा, मतलब उनको कमतर माना, अधीनता में रखा। हेगमोनिक मर्दानगी और स्त्रीत्व पर जोर दिया, हेजिमोनिक मैस्कुलिनिटी और एंड एम्फेसाइज फेमिनिटी। तो फेमिनिस्ट ने इस पे जोर दिया था, हेजिमोनिक मैस्कुलिनिटी और एम्फेसाइज फेमिनिटी। साइमन डी ब्यूअर ने क्या कहा? साइमन डी ब्यूअर ने, इनके कॉन्सेप्ट बहुत बार नेट में एनटीए नेट में पूछे गए हैं। ऑल्दो हम लोग फेमिनिस्ट थ्योरी जब पढ़ेंगे अगली यूनिट्स में, तो उसमें हम लोग फिर से एक बार पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा मैं ब्रीफ में एक बार बता दे रहा हूँ आपको। आर्ग्यू दैट थ्रू सोशल जेंडर रोल women were पोजीशन एट द अदर, मतलब उनको दूसरा मानना है। ठीक। एट द अदर मतलब वो दूसरे हैं। वुमेन को हमेशा दूसरा माना गया। मैस्कुलिनिटी वाज स्ट्रक्चर्ड बाय पैट्रियार्कल सोसाइटी टू बी द यूनिवर्सल नॉर्म, मतलब मैस्कुलिनिटी को हमेशा यूनिवर्सल नॉर्म माना गया, मतलब जो मेल हैं वही सही है और उन्हीं के हिसाब से समाज चलेगा, इसको यूनिवर्सल माना है साइमन डी ब्यूअर ने। Thus, women were never defined in relation to themselves, but in comparison to men। तो women को कभी भी अकेला डिफाइन नहीं किया गया, बल्कि उनको हमेशा मेल के साथ ही जोड़ के डिफाइन किया गया। ये साइमन डी ब्यूअर कहते हैं और इसके अगेंस्ट ये बोलते हैं। ठीक। उन्होंने द अदर का कॉन्सेप्ट दिया मेल फीमेल के लिए, women के लिए उन्होंने द अदर का कॉन्सेप्ट। Similarly, Roy and Kernel asserted that masculinity are privileged over femininities इन वेस्टर्न कल्चर। मतलब मैस्कुलिनिटी यानी कि जो मेल वाली चीजें थी वो हमेशा जो है फीमेल पे उनका प्रिविलेज होता था। मतलब वेस्टर्न कल्चर में भी फीमेल को दबाया जा रहा है, वहाँ पे भी सेपरेशन में फीमेल रहती थी। ठीक। पश्चिमी समाज में स्त्रीत्व पर पुरुषत्व को विशेष विशेष अधिकार दिया जाता है। मतलब पुरुष को
स्त्री के ऊपर विशेष अधिकार दिया जाता है, ठीक है। द मोस्ट प्रिविलेज मस्कुलिनिटी इज द वाइट मिडिल क्लास। तो सबसे ज़्यादा प्रिविलेज मस्कुलिनिटी मतलब मेल कौन से थे वेस्टर्न सोसाइटी में? वाइट मिडिल क्लास, जो वाइट कलर के हैं और मिडिल क्लास। एबल्ड बॉडीज, हेट्रोसेक्सुअल मैन। हेट्रोसेक्सुअल मैन मीन्स मतलब जिनका अट्रैक्शन जो है वो फीमेल से होता हो, ना कि मेल से होता हो। होमोसेक्सुअल किसको कहते हैं? जो सिमिलर सेक्स से अट्रैक्टेड हो। और हेट्रोसेक्सुअल किसको कहते हैं? जो अपोजिट सेक्स से अट्रैक्टेड हो। दिस इज द हेजिमोनिक मैस्कुलिनिटी, और इसी को उन्होंने हेजिमोनिक मैस्कुलिनिटी कहा था। टू विच ऑल मेन आर एक्सपेक्टेड टू कंफर्म, जिसके लिए हर आदमी को फॉलो करना है। मतलब कि हर आदमी को हेट्रोसेक्सुअल होना चाहिए, ये वेस्टर्न कल्चर का कहना है। हेट्रोसेक्सुअल मतलब उसका जो अट्रैक्शन है वो हमेशा अपोजिट सेक्स के साथ यानी फीमेल के साथ ही होना चाहिए, मेल के साथ नहीं होना चाहिए। नहीं तो वो क्या हो जाएगा? होमोसेक्सुअल हो जाएगा, जो वेस्टर्न कल्चर को एक्सेप्टेड नहीं था। इसी तरह रेवन कॉलिन ने जोर देकर कहा कि पश्चिमी संस्कृति में स्त्री तत्व पर पुरुषत्व को विशेष अधिकार दिया गया है। सबसे विशेष अधिकार प्राप्त मर्दानगी श्रेष्ठ यानी कि मध्य वर्गीय सक्षम शरीर वाले, मतलब कि जो सफेद यानी कि वाइट मध्य वर्गीय सक्षम शरीर वाले होते हैं, जो विषम लैंगिक पुरुषों की है। विषम लैंगिक मतलब जो हेट्रोसेक्सुअल मतलब दूसरे अपोजिट सेक्स से जो अपोजिट लिंग यानी कि अपोजिट लिंग से जिनका अट्रैक्शन होता है उसको कहा जाता है विषम लैंगिक। अगर मेल टू मेल अट्रैक्शन हो रहा है तो समलैंगिक होगा, और मेल टू फीमेल अट्रैक्शन हो रहा है या फीमेल टू मेल अट्रैक्शन हो रहा है तो विषम लैंगिक होगा। तो विषम लैंगिक पुरुष को सबसे प्रिविलेज माना गया, सबसे ज्यादा ऊंचा माना। ये आधिपत्य पुरुषत्व है जिसके अनुरूप सभी पुरुषों को अपेक्षा की जाती है। मतलब सारे पुरुष ऐसे ही हों, ये अपेक्षा की जाती है, ठीक। सारे पुरुष ऐसे ही हों, ये अपेक्षा की जाती है। In opposition to hegemonic masculinity, stand emphasize femininity। तो hegemonic masculinity के अगेंस्ट में जो है क्या हुआ था? hegemonic masculinity के अगेंस्ट में emphasize femininity आई, ठीक। आधिपत्यपूर्ण पुरुषत्व के विरोध में स्त्रीत्व पर बल दिया गया। Women must highlight their non-masculine feature through consumer product and behavioral traits, appear as feminine as possible, thereby visually pleasing the hegemonic males। मतलब क्या करें कि विमेन जो है अपने आप को हाईलाइट करें जो नॉन मैस्कुलिन फीचर है, मतलब जो नॉन मैस्कुलिन फीचर है, जो मेल वाले काम है वो विमेन अगर कम काम कर रही तो उसको हाईलाइट करें, ठीक। थ्रू कंज्यूमर प्रोडक्ट के जरिए उनको हाईलाइट किया गया। एंड बिहेवियरल ट्रेड्स मतलब उनका क्या बिहेवियर होगा, वो किस तरह से व्यवहार उनका क्या होगा, उस बेस पे जो भी उनके फीचर्स हैं उनको हाईलाइट करना है। टू अपीयर एज फेमिनिन एज पॉसिबल, ताकि आप ऐसी फेमिनिन दिखे जैसा पॉसिबल हो। मतलब जितना आप अपने अंदर स्त्रीत्व उजागर कर सकते हैं उतना आपको करना है, ठीक। देयर बाय विजुअली प्लेसिंग द हेजेमोनिक मेल। इस तरह करके आप क्या करते हैं? मेल को प्लीज करते हैं, उनको खुश करते हैं। मतलब कि एम्फेसाइज फेमिनिटी का सिंपल मतलब ये है कि अगर आप क्या करते हैं, फीमेल वाले सारे काम करते हैं, फीमेल वाले सारे काम करते हैं, हाँ, और आप जो है मेल वाले से काम नहीं करते हैं, तो इससे जो है मेल जो है वो खुश होते हैं, ये काम करते हैं। तो ये क्या है? एम्फेसाइज फेमिनिटी का, ठीक। पियर बार्डुआ टच अपॉन द सेम इशू व्हेन ही डिस्कस। तो इन्होंने भी जेंडर रोल के बारे में बात किया है पियर बार्डुआ ने, ठीक। व्हेन ही डिस्कस मैस्कुलिन
जब उन्होंने मैस्कुलिन के बारे में, मैस्कुलिन डोमिनेशन के बारे में बताया, क्लेम दैट हैबिटस वाज जेंडर। और इन्होंने क्या कहा था, पियर बार्डो ने क्या कहा था कि हैबिटस जो है वो जेंडर्ड है। जेंडर मतलब, जेंडर्ड का मतलब क्या हुआ कि जेंडर के बेस पे है। हैबिटस जो है वो जेंडर के बेस पे है, जेंडर के बेस पे है। और वहाँ पे जो मैस्कुलिन है यानी कि जो मेल है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, ठीक है, डोमिनेशन है उनका। तो पियर बार्डुआ ने भी इसके अगेंस्ट में बोला है और ये बोला है कि मतलब मैस्कुलिन को डोमिनेशन में रखा गया और जो हैबिटस है वो जेंडर्ड है, जेंडर के बेस पे ही डिसाइड किया गया। हैबिटस को उन्होंने क्या, हैबिटस पियर बार्डुआ के अकॉर्डिंग हैबिटस क्या है, जो आपका बिलीफ है, नॉर्म्स है, कस्टम्स हैं, ये सब हैबिटस हैं। तो हैबिटस जेंडर है, मतलब जो बिलीफ है, नॉर्म्स है, कस्टम है, ये जेंडर के बेस पे ही बनाए गए, ठीक, जिस जिसमें ये ध्यान रखा गया है कि हमेशा मेल को डोमिनेशन में रखा गया, ठीक। पियर बार्डुआ ने दावा किया कि हैबिटस जो है वो लिंग आधारित था। Although the boundaries between traditional masculinity and femininity have been blurred in recent decades, जबकि मतलब अभी क्या चल रहा है, अभी ये बाउंड्री जो है बहुत धुंधली होती जा रही है। अभी जो सीमा है पुरुष की और स्त्री के बीच में वो बहुत मतलब धुंधली होती जा रही है। धुंधली क्यों होती जा रही है, बहुत सारे मेल और फीमेल का काम करने लगे हैं और बहुत सारे फीमेल जो है वो मेल का काम करने लगे हैं। जैसे धोबी का अगर हम एग्जाम्पल देते हैं तो बहुत सारे मेल जो है मेल धोबी होते हैं, ठीक। और बहुत सारे कंपनियों में जो है अब जो मैनेजर हैं यानी जो वर्कर हैं, मैनेजर हैं, कैपिटलिस्ट हैं, ये सब फीमेल भी होने लगे। तो ये अब चीज़ें धुंधली होती जा रही हैं, अब इतना डिफरेंसेस नहीं रह गया, ठीक है। ब्लड इन रिसेंट डिकेड दे हैव नॉट डिसअपियर, लेकिन ये पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। ब्लड तो हो गया लेकिन अभी भी मेल को कहीं कहीं सुपीरियर माना जाता है। पूरी तरीके से अब ये चीज़ें खत्म नहीं हुई, ठीक। नेक्स्ट क्या है, जेंडर स्टोरियोटाइप इन सोसाइटी। स्टोरियोटाइप मतलब आप जब कोई चीज़ बना लेते हैं, अपने माइंड में बैठा लेते हैं कि ये चीज़ें ऐसी हैं। मतलब अगर स्टोरियोटाइप का एक एग्जांपल मैं देख दूं तो ये कहूँगा कि मतलब फीमेल्स आर वीक, एक तरह का स्टोरियोटाइप है ये, ठीक? अगर आप ये कह देते हैं फीमेल्स आर वीक, तो एक स्टोरियोटाइप है। मतलब जरूरी नहीं कि वीक हो, लेकिन आपने अपने माइंड में स्टोरियोटाइप बना दिया, ठीक। सम क्लासिक एग्जांपल ऑफ जेंडर स्टोरियोटाइप आर एज फॉलोज। सो मेन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैस्कुलिनिटी, इसमें क्या है, मेन को क्या क्या, मेन के से रिलेटेड क्या स्टीरियोटाइप बना कि मेन जो है वो स्ट्रेंथ है मतलब ताकतवर होते हैं, एग्रेशन बहुत गुस्सा आता है उनको, डोमिनेंस मतलब उनकी डोमिनेंस है, वो बहुत मतलब डोमिनेटेड होते हैं। तो पुरुष का जो विशेषता है वो शक्ति है, आक्रामक है, मतलब गुस्से वाले हैं, और प्रभुत्व, प्रभुत्व मतलब बहुत डोमिनेंस उनकी है, ठीक। फोकस ऑन कैरियर एंड मटेरियल सक्सेस, तो मेल क्या करते हैं अपने कैरियर पे या मटेरियल सक्सेस पे फोकस करते हैं। मतलब अर्न करने में, मटेरियल सक्सेस क्या है, जो मटेरियल चीज़ें कमाने में वो फोकस करते हैं। तो करियर और भौतिक सफलता पर ध्यान देते हैं। मस्ट बी ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली, ये कमाने वाले होने चाहिए। फैमिली में जो कमाने वाला मेंबर होना चाहिए वो मेल होना चाहिए, ये एक तरह का स्टोरियोटाइप है, ठीक है। परिवार के कमाने वाले होने चाहिए। और वुमेन से रिलेटेड स्टोरियोटाइप क्या है, पैसिविटी, निष्क्रियता, पोषण और अधीनता। पैसिविटी नर्चरिंग मतलब ये पालती पोषती है। सबऑर्डिनेशन मतलब डोमिनेंस नहीं होंगी बल्कि सबऑर्डिनेट होंगी, मेल के बाद इनका नंबर आएगा। सबऑर्डिनेट मतलब दबा हुआ होना, ठीक है। प्रायोरिटाइज फैमिली मतलब ये ज़्यादातर फैमिली को प्रायोरिटी देते हैं, ठीक। परिवार, बच्चों और घरेलू कर्तव्यों को प्राथमिकता देती हैं महिलाएं। तो ये एक तरह का स्टीरियोटाइप बना होगा। चिल्ड्रेन एंड डोमेस्टिक ड्यूटीज मतलब सब घर के काम यही करेंगी, फैमिली को ज़्यादातर यही इम्पोर्टेंस देंगी, ये सब चीज़ें फीमेल का काम होता है। ये एक तरह का स्टीरियोटाइप बना होगा। मस्ट बी होम मेकर्स ऑफ द फैमिली मतलब फैमिली की गृहिणी होनी चाहिए, परिवार की गृहिणी होनी चाहिए। मतलब फैमिली को बनाने वाला होना चाहिए। वो फैमिली को बनाने वाला कौन होगा,
वीमेन होंगी। ठीक, इस तरह के बहुत सारे स्टोरी टाइप समाज में बने हुए हैं। जेंडर सोशलाइजेशन क्या होता है? जेंडर के बेस पे जब आप सोशलाइजेशन करते हैं, इसका बेस्ट एग्जांपल अगर मैं दूं तो अगर एक फीमेल है तो उसको कुकिंग सिखाई जाती है बचपन में, उसको जो है वही उसी तरह के कपड़े, फीमेल वाले कपड़े पहनाए जाएंगे। इस तरह की जो चीजें होती हैं वो क्या है, एक तरह का जेंडर सोशलाइजेशन। अगर किसी फीमेल ने जो है मेल जैसा कपड़ा पहन लिया तो उसको डांटा बोला जाता है, सिर्फ इस वजह से कि तुम लड़का बन रही हो। ठीक, तो ये क्या है, एक तरह का जेंडर सोशलाइजेशन है। एक बेस्ट एग्जांपल इसका ये है कि फीमेल को जो टॉयज दिए जाते हैं खेलने के लिए बचपन में, वो क्या दिए जाते हैं? सारे कुकिंग यूटेंसिल दिए जाते हैं, जैसे बर्तन दे दिए गए, गैस चूल्हा दे दिया गया, ये सब चीजें उनको दी जाती हैं खेलने के लिए। ठीक, गुड़िया दे दी गई, उसको आप मतलब क्या करती हैं, मतलब जो फीमेल गर्ल्स होती हैं, छोटी बच्चियाँ जो होती हैं, वो क्या करती हैं, गुड़िया दे दी गई, उनको नहलाती धुलाती हैं, कपड़े पहनाती हैं। तो इस तरह से जेंडर सोशलाइजेशन होता है। और बॉयज़ को क्या है, बॉयज़ को कभी भी आप गुड़िया खेलते हुए नहीं देखेंगे, क्योंकि फैमिली नहीं चाहती कि उनको गुड़िया खिलाया जाए। ठीक, तो उनको लिए क्या आता है फैमिली में, कार आती है। ठीक, कार आती है, या मतलब हाँ, ट्रेनें आती हैं, जो टॉयज होती हैं बहुत सारे, तो उनको जो टॉयज दिए जाते हैं, जो खिलौने दिए जाते हैं, वो उनके जेंडर के रिलेटेड ही दिए जाते हैं। इसी तरह से आप सोशलाइजेशन शुरू से जो करते हैं वो जेंडर सोशलाइजेशन ही होता है। Sociologists argue that people learn gender roles through gender socialization. People जो है जेंडर कैसे सीखते हैं, जेंडर सोशलाइजेशन के जरिए। उनका जेंडर क्या है, वो जेंडर सोशलाइजेशन के जरिए ही सीखते हैं। ठीक है, एक फीमेल को हमेशा बोला जाता है कि तुम फीमेल हो तो ये काम करो, तो उसी हिसाब से वो सीख जाती है कि हाँ मैं फीमेल हूँ तो मुझको यही काम करना है। विच बिगिंस इन अर्ली चाइल्डहुड, जो क्या होता है बहुत ही चाइल्डहुड से शुरू होता है। अकॉर्डिंग टू रिसर्चर देयर आर 4 प्राइमरी एजेंट्स ऑफ जेंडर सोशलाइजेशन, द फैमिली, एजुकेशन, पीयर ग्रुप एंड द मास मीडिया। तो कौन कौन जेंडर सोशलाइजेशन करता है? फैमिली करती है, एजुकेशन करता है, पीयर ग्रुप एंड मास मीडिया। ठीक, ये सब चीजें जेंडर सोशलाइजेशन करती हैं। ठीक, समाजशास्त्रियों का तर्क है कि लोग लैंगिक समाजीकरण के माध्यम से लैंगिक भूमिकाएं सीखते हैं। लैंगिक समाजीकरण से लैंगिक भूमिकाएं सीखते हैं, जो बचपन में ही शुरू से कराया जाता है। मतलब सामाजिक भूमिकाएं कैसे सीखी जाती हैं? जैसे मैंने बताया कि फीमेल को जो खिलौने दिए जाते हैं वो कुकिंग मतलब खाना पकाने वाली चीज़ें दी जाती हैं, गैस दे दिया गया, कुकर दे दिया गया, छोटा जो होता है वो। और बॉयज़ को क्या है, कार दे दिया गया, ट्रेन दे दी गई, इस तरह से चीज़ें दी जाती हैं। ठीक है, बाइक्स दे दी गई। ठीक, इनको कभी भी कुकिंग वाली चीज़ें नहीं दी जाएंगी। इसी तरह से आपका परिवार में जेंडर सोशलाइजेशन होता है। तो मतलब सामाजिक भूमिकाएं कैसे आप सीखेंगे, समाजीकरण आपका कैसे होगा, ये सब कौन करता है? 4 लोग करते हैं, परिवार आपका, शिक्षा, सहकर्मी समूह या मास मीडिया। ये लोग आपका जेंडर सोशलाइजेशन करते हैं। नेक्स्ट क्या है? सेकेंडरी एजेंट। तो वो तो पहली जो 4 थी वो प्राइमरी एजेंट हो गए। सेकेंडरी एजेंट कौन कौन से हैं? तो सेकेंडरी एजेंट जो है आपके जेंडर सोशलाइजेशन के, सच एज रिलीजन, वर्क प्लेस। रिलीजन कैसे करता है? रिलीजन आपको बताता है कि आप अगर मेल हैं तो कैसे कपड़े पहनेंगे, फीमेल हैं तो कैसे कपड़े पहनेंगे, मेल हैं तो आप किस तरह की पूजा पाठ कर सकते हैं, मेल हैं तो किस तरह की पूजा पाठ कर सकते हैं। ठीक, इस तरह से सारी चीज़ें जेंडर सोशलाइजेशन के बेस पे भी होती हैं। ठीक, तो सेकेंडरी सोशलाइजेशन, जेंडर सोशलाइजेशन कौन करता है? आपका रिलीजन करता है, वर्क प्लेस करता है। Repeat and reinforce the concept of the primary agents, thus deepening the
इंट्रेंचमेंट ऑफ कन्वेंशियल जेंडर रोल, मतलब अब क्या करते हैं ये लोग, उस चीज को और बढ़ावा देते हैं। जो सेकेंडरी एजेंट होते हैं वो जो प्राइमरी में जो सिखाया गया उसी को और बढ़ावा देते हैं। ठीक, तो वो और भी जेंडर सोशलाइजेशन को कन्वीनियंट बना देते हैं और भी उसको इम्पोर्टेंट बना देते हैं। ठीक? लैंगिक समाजीकरण के माध्यमिक एजेंट जो होते हैं, जैसे कि धर्म है, ठीक? काम की जगह जो है प्राथमिक एजेंडों की अवधारणा को दोहराते हैं, मतलब उसी जो आपकी पहली अवधारणा थी, जो प्राइमरी वाली थी, प्राथमिक वाली थी, उसी को ये लोग दोहराते हैं और उसको और भी मजबूत बनाते हैं। इस तरह से जेंडर सोशलाइजेशन आपका होता है सोसाइटी, समाज में। जेंडर सोशलाइजेशन फैमिली में कैसे होता है? The process of gender socialization in the family, तो फैमिली में जो जेंडर सोशलाइजेशन होता है वो किस बेस पे होता है, कैसे होता है? तो ये स्टार्ट होता है बिफोर द चाइल्ड इज इवन बॉर्न। बच्चा पैदा नहीं हुआ उससे पहले जेंडर सोशलाइजेशन शुरू हो जाता है फैमिली में। कैसे? एज पेरेंट्स टेंड टू प्रिपेयर जेंडर क्लॉथ, टॉयज एंड डेकोरेशन फॉर द चाइल्ड। जेंडर क्लॉथिंग शुरू कर देते हैं, ठीक है, कि अगर मेल पैदा हुआ तो उसको ये पहनाएंगे, फीमेल हुआ तो ये पहनाएंगे। इस तरह से मतलब उसके कपड़े क्या होंगे, उसके खिलौने क्या होंगे, ये सब डिसाइड होता है बाय बर्थ से ही, ठीक है, या बिफोर बर्थ से ही शुरू हो जाती है ये सब चीज़ें। डेकोरेशन जो होगा, अगर मेल का बर्थ हुआ है तो उसका डेकोरेशन अलग टाइप का होगा। जो घर का डेकोरेशन होता है वो मेल का अलग टाइप का होगा, फीमेल का अलग टाइप का होगा। तो इस तरह से लिंग का जो समाजीकरण होता है वो इसी बेस पे होता है फैमिली में। एज द चाइल्ड इज ग्रोइंग अप, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, पेरेंट्स अगेन टेंड टू बाय डिफरेंट काइंड ऑफ टॉयज फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जो मैंने पहले ही बता दिया कि वो जो है टॉयज और गर्ल, मतलब जो टॉयज होती हैं गर्ल्स के लिए अलग होती हैं और बॉयज़ के लिए अलग होती हैं। फैमिली जब खरीदना शुरू करती हैं टॉयज तो बॉयज़ के लिए अलग खरीदती हैं, बॉयज़ के लिए कार खरीदेंगी, लेकिन गर्ल्स के लिए जो है वो कुकिंग यूटेंसिल जैसे कि बर्तन वगैरह खरीदते हैं। एन ओकले ने इसी को क्या कहा है, जो मतलब आप जेंडर के बेस पे खिलौने खरीद रहे हैं और जेंडर के बेस पे सोशलाइजेशन कर रहे हैं, उसका क्या, उसके कपड़े क्या पहनाएंगे, उसका डेकोरेशन क्या होगा, इस तरह की चीज़ों को एनोक्ले ने क्या कहा है, कैनलाइजेशन कहा। एनोक्ले ने इसको नहरीकरण का कहा है, ठीक है। एनोक्ले ने हाँ, इस जेंडर सोशलाइजेशन को, जो फैमिली बेस्ड जेंडर सोशलाइजेशन होता है, उसको नहरीकरण या कैनलाइजेशन का। आज हम लोग ये यूनिट खत्म करेंगे, बस 10 मिनट लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। तो आप लोग अगर परेशान हो रहे हो तो मतलब ज़्यादा परेशान ना हो, 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। Oakley also printed out pointed out that how parents use different nickname for children of different ages or different sexes, thus reinforcing gender role है। तो एनोक्ले ने निकनेम की भी बात की, निकनेम की कैसे बात की, अगर गर्ल्स हैं तो उसका जो निकनेम होगा वो क्या होगा, पिंकी होगा, ठीक। इनका निकनेम क्या होगा, पिंकी होगा, या और क्या हो सकता है, बिट्टू होगा। इस तरह से निकनेम भी मतलब जेंडर के बेस पे ही होता है, निकनेम भी जेंडर के बेस पे ही होता है, ठीक। और जो बॉयज होंगे, बॉयज का क्या हो सकता है निकनेम, भोला, ठीक, और गोलू। इस तरह से जेंडर के बेस पे ही निकनेम भी होता है, इसी इसको भी पॉइंट आउट किया है एनोक्ले ने, ठीक। कि निकनेम भी जो फैमिली में दिया जाता है वो भी जेंडर के बेस पे ही दिया जाता है।
जेंडर सोशलाइजेशन विद इन पीयर ग्रुप किसको कहते हैं? जो आपके साथी सहपाठी होते हैं उसको पीयर ग्रुप कहा जाता है। तो उनमें जेंडर सोशलाइजेशन कैसे होता है? चिल्ड्रेन लर्न द एप्रोप्रिएट जेंडर रोल विद अदर चिल्ड्रेन अराउंड देम, मतलब जो और लोग हैं उनके साथ खेलते वक्त जो है वो जेंडर रोल सीखते हैं। कैसे सीखते हैं? इफ समवन goes against the norms they might experience criticism or even, मतलब अगर कोई लड़का है अपने साथियों के साथ कोई बॉयज और वो क्या करता है, गर्ल्स वाले काम करता है, गर्ल्स वाले कपड़े पहनता है, गर्ल्स वाले टॉयज खेलता है, तो हमारा जो पीयर ग्रुप है ना वही हमको क्रिटिसाइज करने लगता है, चिढ़ाने लगते हैं। ठीक। तो इस तरह से हमारे पीयर ग्रुप में भी जो समाजीकरण होता है लिंग के बेस पे, वो पीयर ग्रुप में भी ऐसे होता है। एक क्रिटिसिज्म होता है, आपको खिलाया नहीं जाता कि अरे ये लड़कियों वाला काम करता है, इसको नहीं खिलाएं, मतलब इसके साथ नहीं खेलेंगे। या कोई लड़की अगर वो लड़कों जैसा काम करती है तो उसको अरे ये लड़कों जैसा बिहेव करती है, इसको नहीं खिलाएंगे अपने साथ। तो इस तरह से आपके पीयर ग्रुप में भी जेंडर सोशलाइजेशन होता है। दीज नेगेटिव रिस्पॉन्सेज कैन बी वेरी सीवियर फॉर चिल्ड्रेन, मतलब ये बहुत गंभीर भी हो सकता है। जेंडर एंड मास मीडिया, जेंडर एंड मास मीडिया, Angela McRobbie argued that the mass media present heavily stereotyped gender role in its portrayal. Women are often depicted as mother or wife in supporting roles. मतलब मास मीडिया हमेशा क्या करता है, सपोर्टिंग रोल में विमेन को, विमेन का जो एक स्टोरी टाइप मतलब डेवलप करता है, जेंडर रोल इन पोर्ट्रेयल वुमेन आर ऑफन डिपिक्टेड एज मदर और, मतलब मास मीडिया में विमेन को हमेशा या तो माँ दिखाया जाएगा या वाइफ दिखाया जाएगा। ठीक। तो ये जेंडर रोल को सपोर्ट करता है एक तरह से मास मीडिया। जो लिंग समाजीकरण है उसको जो मास मीडिया है वो सपोर्ट करता है। कैसे? क्योंकि महिलाओं को वो हमेशा या तो माँ के रूप में या पत्नी के रूप में ही दर्शाता है। ठीक। इस तरह से मास मीडिया भी सपोर्ट करता है जेंडर। नेक्स्ट है डिसेबिलिटी। मैं बस 2 मिनट में आ रहा हूँ।
तो जेंडर रोल आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक, क्या होता है जेंडर रोल। नेक्स्ट हम लोग का है डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी कहते हैं विकलांगता। एनी रिस्ट्रिक्शन और लैक रिजल्टिंग फ्रॉम एन, तो जो भी चीजें हैं मतलब कोई भी रिस्ट्रिक्शन हो किसी भी बेस पे, ठीक, लैक रिजल्टिंग फ्रॉम एन impairment of ability to perform an activity in the manner or within the range considered normal for a human being। मतलब जो नॉर्मली कोई चीज कर सकता है अगर वो नहीं कर पा रहा है तो उसी को डिसेबिलिटी कहा जाता है। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो जो चीजें कर पाता है, अगर कोई दूसरा उस चीज को नहीं कर पा रहा है तो उसी को विकलांगता या डिसेबिलिटी कहा जाता है। ठीक, विकलांग के कई प्रकार होते हैं, यानी कि डिसेबिलिटी के कई टाइप्स होते हैं। जैसे कि इंटेलेक्चुअल, कोई इंटेलेक्चुअली डिसेबल है, जैसे कोई मेंटल आदमी है, ठीक, तो वो बौद्धिक डिसेबल यानी कि बौद्धिक विकलांगता उसको कहा जाएगा। इंटेलेक्चुअली वो कमजोर होता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो नॉर्मल लोगों की तरह इंटेलेक्चुअल नहीं होते हैं। ठीक, भौतिक यानी कि फिजिकल, फिजिकल में आप जो है बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। किसी के पैर में प्रॉब्लम है, हाथ में प्रॉब्लम है, आई में प्रॉब्लम है, ठीक, इस तरह से बहुत सारी चीज़ों में प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो फिजिकल है। ठीक, भौतिक जिसको कहा जाता है, भौतिक विकलांगता या फिजिकल डिसेबिलिटी। मानसिक बीमारी यानी कि सेंसरी एंड मेंटल इलनेस। सेंसरी और मेंटल इलनेस मतलब आपको मतलब कोई चीज़ें, सेंसरी किसको कहते हैं, आपके सेंस आर्गन काम नहीं करते हैं। सेंस आर्गन क्या होते हैं, आपके स्किन है, आईज है, नोज है, ये मतलब आपको दिख नहीं रहा है तो ये आपके सेंसरी आर्गन काम नहीं कर रहे हैं ना। आपका सेंस नहीं काम कर रहा है, आपको दिख नहीं रहा है, ठीक, सुन नहीं पा रहे हैं आप, ये आपका सेंस आर्गन नहीं काम कर रहा है। कोई चीज टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको टेस्ट ही नहीं समझ में आ रहा है किसी चीज का, तो ये आपका टंग का सेंस आर्गन काम नहीं कर रहा है। आप अगर कोई चीज महक नहीं रही आपको या बदबू नहीं कर रही कोई चीज, तो ये क्या है, आपका नोज का जो सेंस आर्गन है वो काम नहीं कर रहा, ठीक। तो इस तरह से डिसेबिलिटीज होती हैं, कई टाइप की डिसेबिलिटीज होती हैं। तो डिसेबिलिटी सिंपल मीनिंग आपको याद रखना है कि डिसेबिलिटी होती क्या है। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जिस तरह से काम करता है, अगर दूसरा कोई ह्यूमन बीइंग उस तरह से काम नहीं कर पा रहा है तो उसको डिसेबल कहा जाएगा। डिसेबिलिटी के कई यानी विकलांगता के कई प्रकार होते हैं। बौद्धिक, भौतिक, संवेदी और मानसिक बीमारी, इंटेलेक्चुअल, फिजिकल, सेंसरी और मेंटल इलनेस। रेस क्या है? It refers to a category of people who share certain inherited physical characteristics such as skin color। तो रेशियल क्या है? ये कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे कैटेगराइज किया जाता है लोगों को, जैसे कि उसके स्किन कलर कैसे हैं उस बेस पे। फेशियल फीचर, फेशियल फीचर जैसे कि इंडिया के लोगों का फेस अलग होता है, नेपाल के लोगों का फेस अलग होगा, चाइना के लोगों का फेस अलग होगा। इस तरह से फेशियल फीचर्स भी अलग अलग होते हैं। अगर उस बेस पे आप किसी को कैटेगराइज करते हैं तो उसको रेस का। एंड and stature. A key question about race is whether it is more of a biological category or a social category। तो रेस को बायोलॉजिकल कैटेगरी में रखा जाएगा या सोशल में रखा जाएगा, ये एक इम्पॉर्टेंट की फीचर है, की क्वेश्चन है, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट की क्वेश्चन है कि रेस को किस में रखेंगे, ठीक? ये उन लोगों की श्रेणी को संदर्भित करता है जो कुछ विरासत में मिली शारीरिक विशेषताओं को साझा करते हैं, जैसे कि त्वचा का रंग, चेहरे की विशेषताएं और कद। उनका कद क्या है, क्योंकि तब कुछ कंट्री के लोग बहुत छोटे होते हैं, कुछ कंट्री के लोग नॉर्मल होते हैं, कुछ कंट्री के लोग बहुत बड़े होते हैं, ठीक। तो इस तरह से अलग अलग चीज़ें होती हैं जिसको रेस कहा जाता है। और ये एक की क्वेश्चन है कि इनको बायोलॉजिकल माना जाए या सोशल माना जाए। रेस एज अ सोशल कंस्ट्रक्शन, तो रेस को सोशल कंस्ट्रक्शन के तौर पे कैसे देखा जाएगा,
The reason for doubting the biological basis for racial categories suggests that race is more of social category than a biological. मतलब रेस को सोशल कैटेगरी माना जाता है जबकि बायोलॉजिकल कैटेगरी नहीं माना जाता। नस्ल के लिए जैविक आधार पर संदेह करने के कारणों को पता चलता है कि नस्ल जैविक की तुलना में एक सामाजिक श्रेणी अधिक है। मतलब कि मैं इसको सिंपल वर्ड में आपको समझाऊं तो ये है कि इंडियन जो है वो चाइनीज को जो है थोड़ा सा अलग मानते हैं और ये मानते हैं कि हम हमारे जो जैसी शक्ल उनकी नहीं हो सकती है। मतलब एक तरह का मतलब रेशियल स्टेरियोटाइप बना होता है दिमाग में। ठीक। तो जैसे क्या करते हैं कुछ इंडियन अगर मतलब चाइनीज को देख रहे हैं तो हंस देते हैं उनको। तो ये क्या है आपका आपके दिमाग में बस गया है ना कि मतलब वो उनकी शक्ल नहीं अच्छी है या और इस तरह। या चाइना वाले अगर इंडिया को देखते होंगे तो वो हंसते होंगे। ठीक। इस तरह से अगर आप ये चीजें करते हैं तो ये आपका सोशल कैटेगरी पे ही डिफाइन कर रहा है ना। आपका सोशल चीजें आपकी जो सोसाइटी है वो आपको बता रही है कि क्या चीज गुड है क्या चीज बैड। जैसे इंडिया में क्या है रेस का अगर एग्जांपल दूसरा मैं दूं तो जो ब्लैक होते हैं ब्लैक को उतना अच्छा नहीं माना जाता है इन कंपैरिजन टू वाइट। यानी कि जो गोरे होते हैं वो कालों काले जो होते हैं उनसे अच्छा माना जाता है। ठीक। काले लोगों से अच्छे गोरे माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं क्योंकि इंडिया की वही थिंकिंग है। हो सकता है किसी कंट्री में जो है काले को अच्छा माना जाता हो गोरे को अच्छा ना माना जाता हो। ठीक है। तो इस तरह से आपका एक रेस जो है वो एक सोशल कैटेगरी में आ जाता है इसीलिए। ठीक। क्योंकि हर चीजें जो है आपकी सोसाइटी के हिसाब से ही डिसाइड होती है। कद किसी का बड़ा है किसी का छोटा है। जिस कंट्री में सारे लोगों के कद छोटे होंगे ठीक वहाँ पे कद का कोई मसला ही नहीं है। सारे लोग छोटे कद के हैं। तो अब वहाँ पे रेस का तो कोई मतलब नहीं है कि कद छोटे हैं तो उसको मतलब अलग कैटेगरी में रखा जाएगा। कद बड़े हैं तो उसको अलग कैटेगरी में रखा जाएगा। लेकिन अगर किसी कोई ऐसी कंट्री से जा रहा है जहाँ पे कद जो है वो बड़े होते हैं तो वो उनके ऊपर हो सकता है हंसने लगे। तो इस तरह से ये एक सोशल कैटेगरी में आ जाता है रेस। नेक्स्ट क्या है अनदर वे to say this is that race is social construction, a concept that has no objective ability, but rather it was people decided it larger it is reality, but rather what people decided it is। मतलब ये चीजें जो है क्या है जो मैंने वही बताया ना कि पीपल डिसाइड कर लेते हैं कि क्या चीज सही है क्या गलत है। आप अपने हिसाब से तय कर लेते हैं कि क्या सही है क्या अच्छा है क्या बुरा है। ठीक है। तो इस बेस पे ये बेस जो है वो सोशल है। बर्जर एंड लकमैन ने क्या कहा था इन दिस व्यू रेस हैज नो रियल एग्जिस्टेंस अदर देन दैट। तो ये चीजें जो है जो लकमैन ने बताया कि लोग जो है डिसाइड कर लेते हैं कि क्या चीजें सही है क्या गलत है और क्या अच्छा है क्या बुरा है। ठीक। इन दिस व्यू रेस हैज नो रियल एग्जिस्टेंस। तो रेस का कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है अदर देन व्हाट एंड हाउ पीपल थिंक ऑफ इट। जैसा लोग सोचते हैं वैसा ही रेस होता है। लेकिन रेस का कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है। रेस का कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है। इथनिसिटी क्या है बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम इन द मीनिंग ऑफ रेस many sociologists prefer the term ethnicity in speaking of people। मतलब रेस की जगह पे बहुत सारे लोग इथनिसिटी का वर्ड यूज करते हैं। मेनी साइंटिस्ट प्रेफर द टर्म इथनिसिटी इन स्पीकिंग ऑफ द पीपल ऑफ कलर एंड अदर विद डिस्टिंक्टिव कल्चरल हेरिटेज। मतलब बहुत सारी चीजें कलर वलर को लेकर हमेशा इथनिसिटी का कॉन्सेप्ट रेस की जगह पे यूज किया गया। ठीक है। जातीयता का कॉन्सेप्ट यूज किया गया। In this context, ethnicity refers to the shared social, cultural and historical experiences। Ethnicity क्या है आपका जो शेयर सोशल कल्चरल हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस है stemming from the common national or regional background that makes some group of population different from another। आपका कल्चर क्या है आपका सोशल क्या है
या आपका हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस क्या है, इस बेस पे आपकी पॉपुलेशन को डिसाइड किया जाता है। जैसे कि इथनिसिटी का मतलब सिंपल ये हो सकता है कि जैसे कि इंडिया, इंडियन अमेरिकन, अमेरिकन अमेरिकन को हो सकता है सुपीरियर माना जा रहा हो, तो ये इथनिसिटी पे बेस है। हम उनके कल्चर को ज़्यादा सुपीरियर मानते हैं, इंडियन कल्चर को उतना सुपीरियर नहीं मानते हैं। ठीक, इनकी जो सोशल लाइफ है उनको ज़्यादा सुपीरियर, इनका जो बैकग्राउंड है उनको ज़्यादा सुपीरियर मानते हैं, इंडियन को उतना सुपीरियर नहीं मानते हैं। तो ये सब चीज़ें आपकी आ जाती है इथनिसिटी। तो इन सब की डेफिनेशन नहीं पूछता है, ये मैं बता दूं आपको, कंफर्म कर दूं कि इन सब की डेफिनेशन नहीं पूछता है। बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ताकि इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप वो कर सकते हैं। इथनिसिटी क्या होती है, रेस क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। Similarly, an ethnic group is a subgroup of population with a set of shared social, cultural, historical experience। तो ethnic group क्या होगा, जो एक जैसा कल्चर रखते हो, एक जैसा और हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस हो उनका, रिलेटिव डिस्टिंक्ट बिलीफ, उनके बिलीफ जो है वो सेम हो, ठीक, एंड बिहेवियर उनका सेम हो, एंड विद सम सेंस ऑफ आइडेंटिटी ऑफ बिलोंगिंग टू द सब ग्रुप, और सब आपस में ये मानते हो कि वो एक ही ग्रुप से संबंध रखते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, इथनिसिटी कहा जाता है, इथनिक ग्रुप कहा जाता है। ट्राइब एंड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है? इन द कास्ट स्ट्रेटिफिकेशन वन कंसीडर एंड कास्ट स्ट्रेटिफिकेशन में जो है, ट्राइब एंड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की बात हम लोग कर रहे हैं। तो क्या है कि in the caste stratification one consider as examines the position of the group jati and rank it in relation to the other group in the caste system, but and tribal social stratification one consider the position of the clan family and individual and rank them in relation to the other in the social tribe। तो कास्ट में क्या होता है, जाति को अलग अलग रखा जाता है। कास्ट में क्या होता है, जाति को अलग अलग रखा जाता है, लेकिन ट्राइब में क्लेम को अलग रखा जाता है। क्लेम को अलग रखना मतलब कि वो जिस फैमिली से संबंध रखते हैं उस फैमिली, वो फैमिली सुपीरियर है या नहीं है, उस बेस पे किया जाता है। लेकिन कास्ट में जो है जाति आधारित होता है। जाति स्तरीकरण में व्यक्ति समूह की स्थिति पर विचार करता है और जाति व्यवस्था में अन्य समूहों के संबंध में रैंक करता है। लेकिन आदिवासी सामाजिक स्तरीकरण में व्यक्ति, कबीले, परिवारों और व्यक्तियों की स्थिति पर, मतलब जो ट्राइब्स का स्ट्रेटिफिकेशन होता है वो फैमिली के बेस पे होता है। ट्राइब्स का जो स्ट्रेटिफिकेशन होता है वो फैमिली के बेस पे होता है। आपकी फैमिली सुपीरियर है या नहीं है, उस बेस पे आप हायर या लोअर पोजीशन पे होते हैं। लेकिन कास्ट जो है वो आपकी जाति के बेसिस पे होता है, आपकी जाति के बेसिस पे होता है। आप ब्राह्मण हैं तो सुपीरियर होंगे और शूद्र हैं तो इंफीरियर होंगे। इस तरह से ट्राइब और सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में ये एक डिफरेंसेस है कास्ट और ट्राइब के स्ट्रेटिफिकेशन। नेक्स्ट इज सोशल इवोल्यूशन। व्हाट इज सोशल इवोल्यूशन? सोशल इवोल्यूशन refers to the process of social change। तो सोशल इवोल्यूशन क्या है? ये प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज ओवर टाइम, मतलब जो ओवर टाइम मतलब किसी थोड़े टाइम लेकर अगर कोई चीज चेंज हो रही है तो उसको इवोल्यूशन कहा जाता है। जैसे कि 1900 से लेकर 2000 के बीच में जो चेंजेस हुए वो क्या है, सोशल इवोल्यूशन कहते हैं। ओवर टाइम अगर हो रहा है तो सोशल इवोल्यूशन कहते हैं। वेयर सोसाइटीज अडॉप्ट टू देयर इन्वायरमेंटल, टेक्नोलॉजी एंड कल्चर। तो वो क्या करते हैं, सोसाइटी क्या करती है इसमें इवोल्यूशन में, अपने इन्वायरमेंट, अपने टेक्नोलॉजी और कल्चर को अडॉप्ट करती है, तब एक नए चेंजेस लाकर उसको अडॉप्ट करती है। इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस that encompasses various factors and is driven by multiple forces including economic, political, technological and social changes। तो ये जो सोशल इवोल्यूशन का है वो बहुत सारे फोर्सेस इसमें इंक्लूड होते हैं सोशल इवोल्यूशन में। जैसे इकोनॉमिक है, आपकी इकोनॉमी चेंज हो गई, पहले आपकी इकोनॉमी इस बेस पे नहीं थी, बार्टर सिस्टम वगैरह थे, ठीक, अब वो नहीं है, कॉइन्स चेंज हो गए, नोट्स आ गई, अब डिजिटल इकोनॉमी आ गई। तो इस तरह से चेंज होते रहते हैं पॉलिटिक्स में, टेक्नोलॉजी में,
तो ये लीड करता है सोशल इवोल्यूशन। The characteristics of social evolution are diverse and they provide insight into the ways in which societies have developed and changed over time। तब एक तरीका देते हैं वो कि कैसे मतलब सोसाइटी एक टाइम से दूसरे टाइम पे चेंज होती रहती है। ठीक, सामाजिक विकास समय के साथ सामाजिक परिवर्तन की क्रिया की प्रक्रिया को संदर्भित करता है, जहां समाज अपने पर्यावरण, प्रौद्योगिकी और संस्कृति के अनुकूलित होते हैं। ये एक जटिल प्रक्रिया है जो विभिन्न कारकों को शामिल करती है, जैसे कि आर्थिक, राजनीतिक, तकनीकी और सामाजिक परिवर्तनों सहित कई शक्तियों द्वारा संचालित होती है। तो कई चीजें इसमें डिपेंड करती हैं। राजनीतिक तर्क भी होते हैं सोशल मतलब सामाजिक विकास में। ठीक, आर्थिक भी होते हैं, राजनीतिक भी होते हैं, तकनीकी भी होते हैं। तो सब बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फैक्टर्स इसमें डिपेंड करते हैं सोशल इवोल्यूशन। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल इवोल्यूशन। सो मोमेंट फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। कैरेक्टरिस्टिक क्या है सोशल इवोल्यूशन की? ये सिंपल सोसाइटी से कॉम्प्लेक्स सोसाइटी की तरफ जाती है। कभी भी इवोल्यूशन जब होगा सोसाइटी का तो वो सिंपल सोसाइटी से कॉम्प्लेक्स सोसाइटी तक जाएंगी। क्या होगा इसका हिंदी? सरल से जटिल समाज की ओर आंदोलन होता है। सरल से जटिल समाज की ओर। ठीक। दूसरा क्या है? होमोजेनिटी टू हेट्रोजेनिटी। पहले होमोजेनिटी मतलब सब लोग एक जैसे थे, अब हेट्रोजेनिटी हो गई। हेट्रोजेनिटी मतलब अलग अलग हो गई। तो इसका क्या हिंदी होता है? समानता में विषमता। ग्रेजुअल एंड स्लो प्रोसेस। ये बहुत ग्रेजुअल मतलब बहुत धीरे धीरे होता है। इवोल्यूशन अचानक नहीं होता है बल्कि बहुत धीरे धीरे होता है। ठीक। एंड एडॉप्टेशन टू चेंजिंग इन्वायरमेंट एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट। मतलब जो चेंज हो रहा है इन्वायरमेंट उसको अडॉप्ट करते जाते हैं, उसी बेस पे इवोल्यूशन होता है। बदलते परिवेश और सामाजिक संदर्भ के लिए एक अनुकूल है। सीरीज ऑफ रिलेटेड चेंजेस इन सोशल सिस्टम। तो एवोल्यूशन में क्या होता है? बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं धीरे धीरे। ठीक है, और उसी के बेस पे एवोल्यूशन होता है। सामाजिक व्यवस्था में संबंधित परिवर्तनों की श्रृंखला। प्रोग्रेस टुवर्ड्स ग्रेटर साइज मतलब आप प्रोग्रेस करते हैं बड़े साइज की तरफ, कोहेरेंस की तरफ और डिफिनाइटनेस की तरफ। ठीक। अधिक आकार, सुसंगतता और निश्चितता की ओर प्रगति होती है। ठीक है, प्रोग्रेस किस तरफ होती है? ग्रेटर साइज की तरफ, कोहेरेंस की तरफ और डेफिनेटनेस की तरफ। हम लोग डिफ्यूजन पढ़ के क्लास को ओवर करते हैं, क्योंकि अभी भी है लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, तो मैं डिफ्यूजन करा के क्लास ओवर करता हूँ। आप लोग को अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप टाइप करना शुरू कर दें क्वेश्चन। 2 घंटे की क्लासेस हम लोग की हो ही चुकी है। अब क्लासिक डेफिनेशन जो बच गया है वो हम लोग कल कर लेंगे। ठीक है, a classic definition of diffusion is following। diffusion की definition क्या है? The process by which innovation is communicated through certain channel over time among the member of social system। It is a special type of communication is that the message are consonant with new ideas। मतलब diffusion क्या है? diffusion जब कोई चीज मिक्स होकर कोई चीज चलती है। मिक्स होकर जैसे कि कल्चर का डिफ्यूजन कैसे होता है? कल्चर का अगर डिफ्यूजन होगा कैसे होगा? 2-3 कल्चर के लोग मिले और उनके कल्चर आपस में मिले, एक कल्चर का कुछ फॉर्मेट एक में दूसरे में आ गया, दूसरे का फॉर्मेट तीसरे में आ गया। इस तरह से डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन मीन्स मिक्स करना, किसी चीज को डिफ्यूज हो जाना एक दूसरे में। ठीक, तो ये कम्युनिकेशन से होता है। ठीक, कम्युनिकेशन के जरिए ट्रांसफर होता है कल्चर। और डिटेल में हम लोग कल डिफ्यूजन को कवर करेंगे। यहीं पे क्लास खत्म करते हैं। आपको और कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। डिफ्यूजन भी हम लोग कल कर लेंगे थोड़ा और डिटेल में। वैसे डिफ्यूजन का डेफिनेशन आपसे नहीं पूछता है, बस आपको ये पता होना चाहिए डिफ्यूजन क्या है। हमने कल्चर में डिफ्यूजन पढ़ लिया है, तो कल्चर के डिफ्यूजन को भी आप अगर पढ़ लेते तो वेल एंड इनफ है वो।
कोई क्वेश्चन हो तो बताइए, नहीं तो हम लोग क्लास को ओवर करते हैं। यूनिट टेस्ट का होगा इस बार, हम लोग को सैटरडे को होना था लेकिन नहीं हो पाया। यूनिट टेस्ट टू का मतलब जो यूनिट 2 है इसका भी होगा। नेक्स्ट सैटरडे हम लोग प्लान बनाएंगे इसका। टेस्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस सैटरडे हम लोग की क्लास नहीं हो पाएगी, इसकी वजह से क्वेश्चन नहीं हो पाए, तो नेक्स्ट सैटरडे हम लोग करेंगे इसको। ओके, थैंक यू।